हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर की डोम क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके उसके अंदर का टेक्स्ट बदलते हैं, उस एलिमेंट को डिलीट करते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर अपडेट करते हैं, उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट बदलते हैं, उस एलिमेंट पे कोई भी सीएसएस का काम करना चाहते हैं, स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो डोम आना जरूरी है। इसके बिना आप अपनी वेबसाइट मोस्टली लॉजिकल टास्क नहीं कर सकते। जैसे स्लाइडर बनाने का काम बिना डोम के नहीं हो सकता, किसी के क्लिक पे मॉडल खुलने का काम बिना डोम के नहीं हो सकता। तो डोम आपके एचटीएमएल एलिमेंट पे चेंजेस करने का काम करेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं और वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCryptech का मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। एआई के टाइम में सिर्फ कोडिंग ही नहीं, स्मार्ट कोडिंग सीखनी पड़ती है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप 15 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगा और जनरेटिव एआई टूल्स का भी आप यूज करेंगे ताकि एआई से आप रिप्लेस ना हो, आप उसके साथ में ग्रो करें। अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन करें इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वेलकम टू कोडिंग बाय WSCryptech। आई एम प्रदीप राय। तो चलिए हम इस डोम की जर्नी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं डोम होता क्या है। देखिए, डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डोम एक तरह का क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। ये ब्राउजर क्या करता है, खुद क्रिएट करता है जैसे ही आपका एचटीएमएल पेज रेंडर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई पेज बनाते हो तो सबसे पहले एक एचटीएमएल नाम का टैग लेते हो। बिल्कुल लेते हैं सर। एचटीएमएल के अंदर हेड नाम का टैग लेते हो। हेड के बगल में बॉडी नाम का टैग आ गया। चलिए, फिर हेड के अंदर मान लीजिए आप मेटा टैग्स बहुत सारे यूज करते हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं टाइटल की। टाइटल नाम का टैग होता है। अब टाइटल के अंदर कुछ आपका टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है। बिल्कुल। फिर बॉडी के अंदर मान लीजिए कि मैंने कोई यूएल नाम का टैग लिया और यूएल के अंदर हमने यहाँ पे 3 एलाइस को क्या किया, प्रोसेस कर दिया। अब तीनों एलाइस के अंदर भी क्या है, कुछ टेक्स्ट कंटेंट होगा ही होगा। तो ये जो पूरा आपका ट्री स्ट्रक्चर बन के आया, यही आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। पर जब भी कोई पेज आपका बनता है तो एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्या होता है, रहता है या क्रिएट हो जाता है और डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये पूरा स्ट्रक्चर आपका आ जाता है। अब डॉक्यूमेंट पहले से जावास्क्रिप्ट का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, पर पेज के रेंडर होते ही सारी चीजें क्या होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाती हैं। मगर यहां पे एक और चीज है आपको मैं बताना चाहता हूं। इससे ऊपर भी क्या होता है, एक विंडो नाम का ऑब्जेक्ट होता है। विंडो नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर ये सारी चीजें क्या होती है, पड़ी होती है। अब इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक पूरा जो एचटीएमएल का कोड है, ये एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है। ऑब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है एचटीएमएल के हर एलिमेंट, एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, यूएल हो गया, एलाइज हो गया, टाइटल हो गया, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं। एचटीएमएल के जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट उसको ऑब्जेक्ट बोलता है। ये भी ऑब्जेक्ट है एक आपका, ये भी एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये भी एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब हर एलिमेंट जो होता है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट या नोड भी बोला जाता है। मतलब आप इसको नोड भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह की नोड है। एचटीएमएल का नोड हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। बॉडी भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, यूएल भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और एलाइज भी हमारी एक तरह की क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट नाम का एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम मॉडलिंग के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है, यही पूरा कॉन्सेप्ट कहलाएगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां पे देखिए तीसरी लाइन में लिखा हुआ भी है कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह क्या होते हैं, ट्रीट होते हैं। अब इसका यूज करके हमें फायदा क्या मिलने वाला है, यहां पे डोम का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट्स को। भाई मान लीजिए आपने कोई H1 टैग बनाया, तो आप H1 टैग को टारगेट कर सकते हो, उसके अंदर का कंटेंट मॉडिफाइड कर सकते हो। मतलब आप उसके अंदर का कंटेंट निकाल सकते हो, उसके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी क्लासेस या सीएसएस का काम भी कर सकते हैं, और डोम के साथ में आप इवेंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग का मतलब है कि मान लीजिए किसी के क्लिक पे कोई बटन का कलर चेंज करना है, किसी के क्लिक पे आपको कोई बॉक्स ओपन करना है, ये सारा काम हम डोम के थ्रू ही क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर है। उसके अंदर चेंजेस करने का ऑप्शन हमें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसका मेन काम क्या होता है, डायनेमिक चेंजेस करना।
डोम आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने पेज के अंदर डायनेमिकली चेंजेस कर सकते हैं। पहले एग्जांपल बताइए सर, डायनेमिक चेंजेस है क्या? पहले एक एग्जांपल यहां पे हम प्रोसेस करेंगे कि डायनेमिक चेंजेस क्या करेगा डोम। देखो मैं बताता हूं, आपके सामने मैंने ये एक वेबसाइट खोली, आप नोटिस करिएगा मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये मॉडल आया, ये डायनेमिक चेंजेस है, ये पहले से था नहीं, आपके क्लिक करने के बाद आ गया, ये एक डायनेमिक चेंजेस है। और देखिए सर, मैं WSQTech की वेबसाइट खोलता हूं, मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्लाइड होके आ गया, ये भी डायनेमिक चेंजेस है। आपने क्लिक किया, यहां पे एक एरर मैसेज आ गया, ये भी डायनेमिक चेंजेस है। और देखते हैं सर, मैं यहां पे जाता हूं, एक वेबसाइट है अपनी अपटाउन स्काईलाइट, इसको भी ओपन कर देता हूं। देखिए यहां जाता हूं, यहां जाके मैंने इस पे क्लिक किया, आपका स्लाइडर चेंज हो गया, ये भी आपका डायनेमिक चेंजेस है। तो डायनेमिक चेंजेस करने का ऑप्शन देता है हमें डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके आप चेंजेस कर पाओगे अपने एचटीएमएल टैग के अंदर, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग की तरीके के देखा, अब आप वेबसाइट से रिलेटेड टास्क करने वाले हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब पॉइंट ये है कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जब भी कोई पेज बनता है, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई पेज बनता है, फिक्स है, एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर, पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट नाम का क्या होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। दिखाओ सर, मैं दिखाता हूं। देखो मैंने क्या कर रखा है, एक एचटीएमएल का पेज बना रखा है, लेक्चर 8 है, और यहां पे मैंने एक एचटीएमएल का पेज बना रखा है, बिल्कुल सर, और मैंने यहाँ पे app.js करके फाइल बना दी। ओके, अभी एक काम करते हैं, इसको हम लाइव सर्वर पे मूव कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ कोड तो लिखा नहीं है, इसको हम लाइव सर्वर के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। देखिए आप यहां जाओ, यहां जाके केवल आप लिख दो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्या है बना हुआ है, एंटर करिए, और इसको जाके क्लिक करिए। पूरा जो आपका कोड है इस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा है, मगर डॉक्यूमेंट नाम की जो ये की है, ये की एक्चुअल में विंडोज के अंदर की है। विंडोज के अंदर की का मतलब क्या है, यहां पे मैं आपको बताता हूं यार, एक बार आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे एसआरसी में क्या करते हैं, app.js को कनेक्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पे लॉग का यूज करके एक बार आपके सामने विंडोज को प्रिंट कर देता हूं। विंडो भी एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो जावास्क्रिप्ट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन जैसा क्यों कर, अच्छा W यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, आप यहाँ पे स्मॉल लिखिए। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिए इसी में एक डॉक्यूमेंट नाम की है, तो अगर मैंने विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखा तो ये डॉक्यूमेंट नाम की तक पहुंचा देगा, और इसके अंदर पूरा आपका एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या है, पड़ा हुआ है, एचटीएमएल की ट्री पड़ी हुई है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको हटा के आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस करने का मतलब तो भी आ जाता है। और आपको एक और चीज बताता हूं, विंडो जो था वो भी जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, उसका एक फंक्शन है, आपको पता है, अलर्ट उसी का फंक्शन है, विंडो का ही फंक्शन है अलर्ट। तो अलर्ट अलर्ट डायरेक्ट चल जाता है, विंडो के जो भी हमारे मेथड्स होते हैं उसमें विंडो लगाना जरूरी नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या कर जाते हैं, काम कर जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो अपने अंदर पूरी ट्री को लेके बैठा है, और उन एलिमेंट्स को आप पकड़ के उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। बस सबसे पहले भाई, एलिमेंट को पकड़ने से पहले एक क्वेश्चन तो बनता है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली आपको ना किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा, और उसमें चेंजेस करने के लिए पहले आपको सेलेक्टर पता होने चाहिए। देखिए सेलेक्टर आप लोगों ने सीएसएस में भी सुने होंगे, अगर आप लोगों ने सीएसएस देखा होगा, सेलेक्टर में हम क्लास समझ सकते हैं, सेलेक्टर में हम आईडी समझ सकते हैं, और सेलेक्टर में हमारे पास क्या होता है, टैग नेम होता है। तो अभी हम आईडी का यूज करने वाले हैं, मतलब आईडी का यूज करके किसी भी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके उसके अंदर का डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, ये देखते हैं। देखिए अभी हमारा पहला काम होगा, हम यहां पे पहला डॉक्यूमेंट का मेथड देखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी से किसी एलिमेंट को टारगेट करता है, और टारगेट करके वो सारी चीजें ले आता है। कैसे ले आता है मैं बताऊंगा, एक बार यहां चलते देखिए। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि सर किसी भी एलिमेंट को टारगेट कैसे किया जाएगा, बाय आईडी, किसी भी एलिमेंट को आप टारगेट कैसे करेंगे बाय आईडी, ये देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल में भाई मैं ना आपको सबसे पहले यहां पे बता रहा हूं कि एक पैराग्राफ लिया हुआ है, देखिए पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ को एक आईडी दी गई है डेमो। अब डेमो भाई नाम की जो आईडी है, ये हमारा क्या करेगा, एक सेलेक्टर का काम करेगा, मतलब मैं आईडी के थ्रू पैराग्राफ तक पहुंचूंगा और पैराग्राफ के अंदर का डेटा निकालूंगा। तो मैं आपको यहां पे सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट का ही एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी से किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है, और टारगेट करके फिर आप उसके अंदर से कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर किसी एलिमेंट को टारगेट कैसे करते हैं। देखिए एक छोटा सा काम करते हैं, यहां जाते हैं, और यहां जाके मैं एक H1 टैग ले रहा हूं, और H1 में मैंने लिखा वेलकम टू WS। मगर पॉइंट मेरा ये है कि इसको मैं एक आईडी दूंगा, आईडी मैंने इसको क्या दी है, हेडिंग दी है,
और आईडी का एक रूल है, जिसको आपने आईडी दे दी, ये आईडी एक पेज में एक बार दी जाएगी, दोबारा नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो ये आईडी दी है सर, इस आईडी से मैं इस एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि कर सकते हो गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो आपको यहां लिखना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपके पास एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑटो सजेशन बंद कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक जो सजेशन दे रहा है ये बंद कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट का, जो आपको ऑप्शन देता है कि आप एलिमेंट तक कैसे जाओगे। भाई मुझे कौन से एलिमेंट तक जाना है? इस एलिमेंट तक। तो जो इसके अंदर की आईडी है, या तो वो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में पास कर दीजिए। तो इस लाइन का बिल्कुल मतलब क्या है कि भाई आप वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं जिसकी आईडी क्या है? हेडिंग। इस लाइन से आपका ये एलिमेंट क्या होगा? टारगेट हो जाएगा। अच्छा, टारगेट होने का मतलब क्या है सर? भाई इसको एक वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। लेट, मैं वेरिएबल का नाम क्या दे रहा हूं? हेडिंग एलिमेंट। ये जरूरी नहीं है जो मैंने नाम दिया है, आप अपने हिसाब से कोई नाम दे सकते हैं। नहीं तो देखो, एक्चुअली मैं हेडिंग दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को पकड़ लिया, उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जिसकी आईडी हेडिंग है। अब आप इसको जाके कंसोल कराओगे तो H1 मिल जाएगा। तो आप लोगों के सामने क्या मिल जाएगा? H1 मिल जाएगा सर। जाके दिखाइए, कंसोल करिए, ये देखिए H1 आ गया। क्या मैं फिर और किसी भी टैग को टारगेट कर सकता हूं? मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है और उसके अंदर वेलकम टू WS लिखा है, या पैराग्राफ में मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, चलिए ये कंटेंट लिखा है। क्या मैं पैराग्राफ को भी टारगेट कर सकता हूं? बिल्कुल, इसको भी एक आईडी दे दीजिए, मगर आईडी यूनिक होनी चाहिए। आईडी यूनिक होनी चाहिए। मैं इसको पैरा दे रहा हूं, पैरा 1 ये आईडी है। तो मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? यहां पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है? पैरा 1 जो मैंने दी है, पैरा 1। और यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं? पैरा एलिमेंट ले लेता हूं, वेरिएबल का नाम। तो इसमें क्या आ जाएगा सर? नीचे वाले वेरिएबल में क्या आएगा? आपका पैराग्राफ आ जाएगा। नीचे वाले वेरिएबल में आपके पास क्या आ जाएगा? आपका पैराग्राफ आ जाएगा। यहां पे पैराग्राफ वाला एलिमेंट टारगेट हो गया, देखिए। अब ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, या किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आईडी का। आईडी एक तरह का सेलेक्टर है जो आपको एलिमेंट तक ट्रैवल कराने का ऑप्शन दे रहा है। अब हम यहां पे दो चीजें देखेंगे। भाई देखिए, इसका यूज करके कोई एट्रीब्यूट बदल सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, मगर हम धीरे धीरे प्रोसेस को करेंगे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आप H1 के अंदर का डेटा कैसे निकालोगे। मतलब H1 के अंदर का डेटा मतलब क्या है? इसके अंदर ये जो कंटेंट पड़ा है ये निकालना है, या पैराग्राफ के अंदर कोई कंटेंट पड़ा है ये निकालना है। अब मान लीजिए कि मैं इस 2 को यू में डाल देता हूं, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये लो। मैं ये चाहता हूं कि H1 के अंदर का जो भी कंटेंट पड़ा है वो निकालना है। तो H1 टैग को टारगेट किस में किया? आपने इस वेरिएबल के अंदर कर दिया। आपके पास दो चीजें मिलती हैं भाई। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट बन गया है। इस ऑब्जेक्ट के पास, ये ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट के पास दो की अभी हमारे मिलने वाली है। एक होता है इनर एस्टिमल और एक होता है इनर टेक्स्ट। मतलब इनर एस्टिमल और इनर टेक्स्ट कब काम करता है? जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जिसके बीच में कोई डेटा पड़ा है और वो डेटा आपको निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं इनर एस्टिमल की। देखिए, मैंने बोला हेडिंग एलिमेंट आपके अंदर जो भी पड़ा है वो मुझे निकालना है। ये पूरा डेटा पड़ा है। अब देखिए, इनर एस्टिमल ये एक फिक्स की है। इनर एस्टिमल ध्यान देना, फिक्स की है, फिक्स। मगर ये फिक्स की ऐसा नहीं है कि ये इनपुट, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में बोलो इनर एस्टिमल नहीं होता, इमेज में बोलो इनर एस्टिमल नहीं होता। भाई जिसमें होता है पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, जिसमें बीच में कोई डेटा पड़ा होता है वहां इनर एस्टिमल होता है। तो हमने बोला हेडिंग एलिमेंट, आप अपना इनर एस्टिमल दे दो। इससे आंसर क्या आएगा? इससे आपका आंसर, ये पूरा जो कोड है ये आ जाएगा। अब H1 नहीं आएगा, H1 के अंदर का इनर एस्टिमल आ जाएगा। ये आंसर आने वाला है, देखिए ये आंसर आ जाएगा, ये रहा। मगर एक और यहीं पे फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट और इनर एस्टिमल में अंतर क्या है? इनर टेक्स्ट आपको ना अंदर का केवल टेक्स्ट देगा, अंदर कोई भी पड़ा हुआ टैग नहीं देगा। जैसे इनर एस्टिमल में यहां पे यू टैग आया, मगर यहां पे यू टैग नहीं आएगा। तो इनर एस्टिमल और इनर टैग में फर्क केवल इतना है कि इनर एस्टिमल क्या करता है? अंदर का पूरा कोड ले आता है। अगर कोई एस्टिमल का टेक्स्ट पड़ा है वो भी ले आएगा, मगर इनर टेक्स्ट एस्टिमल के एलिमेंट को नहीं ले आता। भाई जो भी इसके अंदर एस्टिमल का एलिमेंट यू टैग पड़ा, इसको छोड़ देगा, केवल टेक्स्ट को टारगेट करके लाएगा। तो दोनों में ये अंतर है। देखिए, इसमें यू टैग नहीं आया, इसमें यू टैग आ गया। तो इनर एस्टिमल आपको ऑप्शन देता है कि आप अंदर के कंटेंट को टैग के साथ में उठा सकते हो। इनर टेक्स्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप अंदर के कंटेंट को एज ए टेक्स्ट ही उठाने वाले हो। मगर ये जो की है, ये जो इनर एस्टिमल और इनर टेक्स्ट है, ये हर टैग में काम नहीं करेगी भाई। जिसमें बीच में आपका डेटा पड़ा रहेगा वही काम करेगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होगा। यही एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, देखिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पे बताया हुआ है कि अगर आप इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे
तो ये केवल आपको प्लेन टेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर आप इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे तो ये रिटर्न कर सकता है सेट ऑफ एचटीएमएल कंटेंट भी। भाई एचटीएमएल का कंटेंट मतलब एचटीएमएल का कोई भी टैग या डिव 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 अंदर पड़ी होगी वो सारा रिटर्न कर देगा। तो हम दोनों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपको डाउट होगा। तो पहला टास्क यहां पे ये हुआ कि हम किसी भी एलिमेंट को आईडी के थ्रू टारगेट कैसे करते हैं। ओके सर। आईडी के थ्रू टारगेट कैसे करते हैं। ओके सर। अब पैराग्राफ का इनर एस्टिमल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। भाई जाते हैं और जाके बोलते हैं पैराग्राफ आपके अंदर का इनर एस्टिमल दे दो मुझे, ये लो पैराग्राफ का इनर एस्टिमल आ गया, ठीक है। और इनर टेक्स्ट निकालेंगे तो भाई इनर टेक्स्ट में केवल कंटेंट आएगा। तो अभी तो यहाँ पे कंटेंट ही है, इनर एस्टिमल यूज करो या इनर टेक्स्ट यूज करो, दोनों में आपको कंटेंट ही मिलेगा। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होगा कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट कैसे किया जा सकता है आईडी के थ्रू, पहला। फिर उसके अंदर का इनर एस्टिमल और इनर टेक्स्ट कैसे निकाला जा सकता है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर भी एक डॉक्यूमेंट का मेथड है। इसका यूज करके आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। एलिमेंट को जो टारगेट करेंगे वहां पे आप भाई क्लास का भी यूज कर सकते हैं, आईडी का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट टैग नेम को भी कर सकते हैं। मगर क्वेरी सेलेक्टर का भी ध्यान रखना कि क्वेरी सेलेक्टर एट ए टाइम एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करता है, मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब एक क्वेरी सेलेक्टर की लाइन में एक एलिमेंट आपका टारगेट होगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल में इनपुट को टारगेट किया गया, इनपुट को टारगेट करके काम किया गया है। भाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसका यूज करके आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का एट्रीब्यूट भी बदल सकते हो। अभी मैंने बोला कि आपने उसके अंदर का डेटा कैसे निकाला, ये मैंने समझाया कि इनर एस्टिमल का यूज करके डेटा कैसे निकाला, ये आपको पता चल गया। इनर टेक्स्ट का यूज करके भी डेटा कैसे निकाला। अब यहां पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट में भी चेंजेस कर सकते हैं, एलिमेंट को एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे इनपुट, ये इनपुट है। इनपुट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं सर। भाई इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइप। फिर क्या होता है, प्लेस होल्डर। ये सारे एट्रीब्यूट ही तो हैं, ये अपने प्लेस होल्डर, ये भी क्या है, एट्रीब्यूट है। फिर होता है अपना इसके अंदर मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूं, फिर यहां पे आपका रिक्वायर्ड भी होता है, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी एक क्या है, एट्रीब्यूट ही है। तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं एट्रीब्यूट। पता है क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि इनपुट के हम सारे एट्रीब्यूट पे भी काम कर सकते हैं। टाइप होता है, प्लेस होल्डर होता है यहाँ पे। जैसे प्लेस होल्डर में मैंने लिखा एंटर योर नेम, ये हमारा क्या एक तरह का प्लेस होल्डर है जो पहले से क्या होगा दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं एक बार रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड भी एक तरह का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ऑटो फोकस भी एक तरह का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। रीड ओनली भी एक तरह का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो आप इन एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकते हैं या एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो अभी जो एग्जांपल बनाया जाएगा उस एग्जाम्पल के अंदर, अभी जो एग्जाम्पल बनाया जाएगा उस एग्जाम्पल में हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। क्वेरी सेलेक्टर भी ऑप्शन देता है कि आप किसी भी एलिमेंट तक जाएंगे कैसे, उसको पकड़ेंगे कैसे, उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे। यहां पे क्वेरी सेलेक्टर आईडी भी ले सकता है, क्वेरी सेलेक्टर टैग नेम भी ले सकता है और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर क्लास भी पास कर सकते हैं। भाई ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपने यही बनाया, अब मुझे इसी को टारगेट करना है क्वेरी सेलेक्टर। या मान लीजिए कि मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट टैग टेक्स्ट लिया, मुझे इसको टारगेट करना, मैंने इसको एक आईडी दी है num1, क्या आईडी दी है num1, ठीक है। देखो अगर आपको, मैंने यहां पे लेट इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, अगर आपको यहां पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप बता रहे हैं कि भाई आप किस एलिमेंट को टारगेट करने वाले, इसको, इसकी आईडी क्या है, num1। अब यहां पे अगर आपको आईडी टारगेट करना है तो हैश के साथ में पास करना पड़ेगा। यहां पे आईडी डायरेक्ट हो जाती है क्योंकि ये फंक्शन ही आईडी को लेता है। मगर यहां पे वो कैसे पहचानेगा कि एक आईडी से आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, आपको हैश के साथ में उस एलिमेंट की आईडी देनी पड़ेगी। जो आईडी आपने यहां दी है वो आईडी आपको यहां देनी पड़ेगी। यहां पे आपका इनपुट का एलिमेंट क्या हो चुका है, टारगेट हो चुका है। भाई आपके मन में आया कि सर एलिमेंट वर्ड फिक्स है, नहीं आप कुछ भी ले लो एक बार। भाई ये है कि आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, लॉग का यूज करें और चेक कर लेते हैं। देखिए, और यहां जाके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं यहां पे क्या आंसर आया। एक बार वापस से लाइव सर्वर पे मूव करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लेते हैं सर। ये देखिए यहां जाते हैं और यहां जाके हम लाइव सर्वर पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाके देख लेते हैं। देखिए इनपुट टारगेट हो गया। अगर आपको इसको क्लास से टारगेट करना हुआ तो क्या करेंगे सर। भाई अगर आपको इसको क्लास से टारगेट करना हुआ तो आप इसको एक क्लास दे दीजिए। जैसे मैंने क्लास दे दिया इनपुट नाम से। अगर आप क्लास से टारगेट करते हैं तो यहां पे डॉट इनपुट लिख दीजिए, जो भी क्लास का नाम है। फिर भी आपका इनपुट क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। यहां पे रिफ्रेश करते हैं, इनपुट आ गया।
और अगर आपको टैग नेम से टारगेट करना है, मतलब टैग के नेम से, मान लीजिए मैं इसको डायरेक्ट ही इसको इनपुट से ही टारगेट कर लूं, तो अगर आपने इसको डायरेक्ट लिखा तो ये बन जाता है टैग नेम। अब टैग नेम में मतलब आप इसको टैग के नेम से ही टारगेट कर रहे हैं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। दिक्कत यह है कि मान लीजिए कि आपने यहां पे दो इनपुट बनाया, मान लीजिए आपने यहां पे दो इनपुट बनाया, ये है इनपुट, इनकी आईडीज को हटा रहा हूं, क्लास भी हटा रहा हूं। इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा है प्लेस होल्डर में हमें नेम लिखना है सर, ठीक है, नेम ले लेते हैं, ओके डन। यहां पे प्लेस होल्डर के अंदर क्या ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के पास दो इनपुट आए, तो जब वो टारगेट करेगा तो किसको करेगा भाई। पॉइंट मेरा ये है, ये जो लाइन है ये लाइन इनपुट को टारगेट कर रही है। अब इनपुट तो ये भी है और इनपुट ये है, किसको टारगेट करेगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में पहला इनपुट मिलेगा उसको टारगेट करेगी। कभी भी दो एक साथ में टारगेट नहीं होते, जो भी आपका पहला एलिमेंट मिलेगा, ये है पहला एलिमेंट, तो ये आपके नेम वाले इनपुट को टारगेट करेगी, नेम वाले। अगर मुझे इसको भी टारगेट कराना है तो भाई आपको फिर आईडी देके टारगेट करना चाहिए। यहां पे आप आईडी दे दीजिए कि आप यहां पे नेम है आईडी, और इसको भी एक आईडी दे दीजिए कि आप यहां पे ईमेल को टारगेट करेंगे। अब आईडी अगर आपने दे दी तो आप दो अलग अलग भाई टारगेट कर सकते हैं। यहां पे मान लीजिए आप इनपुट एलिमेंट टारगेट कर रहे हो नेम वाला, एक वेरिएबल बनाया, यहां पे हैश करके आईडी क्या है नेम, और यहाँ पे इनपुट एलिमेंट टारगेट करो ईमेल वाला, यहाँ पे हैश करके आपने क्या लिखा, ईमेल। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट करना है तो भाई अलग अलग आईडी या अलग अलग क्लास देके उसको टारगेट करना पड़ेगा। अभी आपके सामने दोनों एलिमेंट यहाँ पे प्रोसेस कर जाएंगे, एक तो ये प्रोसेस करेगा और एक ये प्रोसेस करेगा। जाके देखिए, देखिए दोनों एलिमेंट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, ठीक है, ये देखिए इनपुट ही बना हुआ है, इनपुट के अंदर ये पूरा हमारे सामने क्या हो रहा है दिख रहा है। तो हमारे सामने दोनों एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, टारगेट हो चुके हैं। मैं इसको वापस से क्या करता हूं, लाइव सर्वर पे मूव करके आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार। चलिए यहाँ पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाके देखते हैं दोनों इनपुट हमारे टारगेट हो चुके हैं। तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि एलिमेंट को टारगेट करने के लिए पहला हमारा मेथड था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको आईडी से ही टारगेट करना है। फिर हमारा दूसरा मेथड आया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये केवल एट ए टाइम एक एलिमेंट लेगा, मगर ये किसी से भी ले सकता है। आईडी, क्लास और टैग नेम किसी से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब आपने बताया कि आप यहां पे इसके एट्रीब्यूट के साथ में खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकता हूं। बताइए क्या करें सर। खेलने का काम यह है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है भाई, इनपुट है। मैं चाहता हूं इसके अंदर प्लेस होल्डर में क्या पड़ा है वो निकाल के दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट एलिमेंट से आपका ये इनपुट आया, बस डॉट करके उस एट्रीब्यूट का नाम, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर लिखूंगा, बिल्कुल वही एट्रीब्यूट का नाम, तो ये आपका प्लेस होल्डर निकाल के दे देगा, होल्डर जो यहां पे है भाई, ये जो है ये बस आप डॉट के साथ में पास कर दीजिए, ये आपको निकाल के दे देगा सर, नेम स्टार आ गया। क्या मैं इसके प्लेस देखो, आपने लिखा इनपुट एलिमेंट नेम, इनपुट एलिमेंट नेम किसको टारगेट कर रहा है सर, इस एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। आपने यहां पे लिखा डॉट प्लेस होल्डर, इससे क्या मिला, जो भी इसके अंदर की वैल्यू मिल गई। अगर सर मैं इसके अंदर ये बोलूं कि एक काम करो, इनपुट एलिमेंट नेम का टाइप निकाल के बताओ क्या है, तो टाइप में क्या आने वाला है सर, यहां पे अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हो आप, यहां पे डॉट एबीसी मत लिखना, जो भी एट्रीब्यूट के नाम है, तो टाइप के अंदर क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट आ जाएगा यहां पे, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सर मैं एक काम कर दूं, मैं इसके प्लेस होल्डर की वैल्यू चेंज कर दूं, बिल्कुल हो सकता है। आपको केवल करना क्या पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा इनपुट एलिमेंट नेम डॉट प्लेस होल्डर, डॉट यहां पे प्लेस होल्डर, ये आप कह रहे हो कि प्लेस होल्डर में जाके आप एक सेट कर दो, एंटर योर नेम जाके क्या करो, सेट कर दो। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये आपके प्लेस होल्डर को अपडेट करने का काम कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो भी आपके प्लेस होल्डर में पड़ा है उसकी जगह ये आ जाए, तो जाके आप देखिए ये आ गया, एंटर योर नेम। और ये देखिए है ना डायनेमिक चेंजेस, आपने अपने प्लेस होल्डर को जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बोला यहां पे सर प्लेस होल्डर में ये नेम स्टार क्यों दे रहा है, क्योंकि जब आपने पहले प्लेस होल्डर को एक्सेस किया उसमें क्या पड़ा था, नेम स्टार पड़ा था। तो ये आपने प्लेस होल्डर को क्या किया, एक्सेस किया। मान लीजिए हमारा यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और यहां पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। बोला आप अपने प्लेस होल्डर को यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लेस होल्डर को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो। प्लेस होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइप भी बदल दूंगा, मैं इसका टाइप भी क्या करूंगा, बदल दूंगा। यहां पे आप अपना प्लेस होल्डर क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए टाइप बदलने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप बोलो तो मैं इसका टाइप पासवर्ड कर देता हूं। अभी आप इसके अंदर लिख पा रहे हैं, बिल्कुल सर, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यहां पे मैंने बोला इनपुट नेम के अंदर का जो टाइप है वो हो जाए पासवर्ड, इसका मतलब है जो टाइप पहले से टेक्स्ट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पासवर्ड। जाके देखते हैं, अब देखिए लिखिए, तो ये काम आपने किसके थ्रू किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू।
तो यहां पे यही बताया गया कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट भी होता है। वैल्यू का मतलब मान लीजिए आपने यहां पे वैल्यू के अंदर पहले से लिख रखा है प्रदीप। ओके, वैल्यू में प्रदीप लिखा है तो प्लेस होल्डर नहीं दिखेगा। यहां से आप इसको हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि मुझे टाइप ये प्रदीप है। प्रदीप को अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस करना हुआ तो भाई कुछ नहीं करना, जैसे आपने टाइप एक्सेस किया है ऐसे ही एक वैल्यू नाम की होती है, वैल्यू भी एक्सेस हो जाएगी। तो आप यहां पे जाके वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू भी आपकी क्या होगी? एक्सेस हो जाएगी। देखिए प्रदीप आ गया। तो आप इनपुट के एलिमेंट्स को पकड़ के उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट को चेंज भी कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो टास्क करूंगा मैं। पहले आपको वही बेसिक चीजें तो बताऊं कि कोई एलिमेंट टारगेट कैसे होता है, किसी एलिमेंट को टारगेट करके उसके एट्रीब्यूट को कैसे निकालते हैं, उसके एट्रीब्यूट को चेंज कैसे करते हैं। तो पहले बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, तब आप लॉजिकली वहां पे फिट हो पाओगे। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज यहां पे बताई गई है। आपको ये क्वेरी सेलेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। सर क्वेरी सेलेक्टर यहां पे ये बता रहा है कि भाई आपके एलिमेंट को टारगेट करिए किसी भी सेलेक्टर से, आईडी से, क्लास से, टैग नेम से, मगर एट ए टाइम जो क्वेरी सेलेक्टर है वो एक ही एलिमेंट आपको टारगेट करके देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये भी शानदार है। ऑल क्या करता है? ऑल का यूज करके, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके, मान लीजिए कि आपने यहां पे 3 एलाइज बनाई है, 3 एलाइज, जिसमें आपने एक में WS लिखा है, एक और एलआई बनाई है आपने यहां पे क्या लिखा है? HTML लिखा है। एक और एलआई बनाई है आपने यहां पे क्या लिखा है? JS लिखा है। ये आपने यहां पे क्या किया? 3 एलाइज बनाई है। ओके, अब आपको तीनों एलाइज को एक साथ में एक्सेस करना है। मतलब तीनों एलाइज को एक साथ में एक्सेस करना है भाई। आप या तो तीनों को आप क्लास दो सेम, इन तीनों को सेम क्लास देके एक्सेस करना है, या आपको एलआई टैग को ही, मतलब एलआई टैग को पकड़ के तीनों एलआई को उठाना है। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है? आपके मैचिंग एलिमेंट्स का क्या करता है? एक लिस्ट बना देता है। उस लिस्ट को हम बोलते हैं नोड लिस्ट। मतलब एक्चुअली ये क्या करता है? ये एक तरह का नोड लिस्ट बना देता है, मगर वो एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये नोड लिस्ट मतलब एक तरह का एरे ही होगा, बस एरे के अंदर क्या पड़े होंगे? एलिमेंट्स पड़े होंगे। मतलब एलिमेंट की जो लिस्ट होती है उसी को नोड लिस्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये 0 पोजीशन पे चला जाएगा, ये 1 पे और ये 2 पे। बोले एक एरे जैसे ब्रैकेट के अंदर तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे कॉमा सेपरेटेड। 0 इंडेक्स पे पहला एलआई, 1 इंडेक्स पे दूसरा एलआई और 2 इंडेक्स पे अपना तीसरा एलआई। अब हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके कैसे हम ये काम करते देखते हैं। देखो चलते हैं यहां पे, देखिए क्या मैं इसको कमेंट कर दूं? बिल्कुल कमेंट कर दीजिए सर। HTML के कोड के अंदर जाके मैं एक काम करूं, मैंने यहाँ पे क्या किया है? एक यूएल टैग लिया। यूएल टैग के अंदर 3 एलाइज लिए। पहली एलआई में HTML लिख दिया सर, दूसरी एलआई के अंदर CSS लिख दिया, तीसरी एलआई के अंदर हमने JS लिख दिया, और चौथी एलआई के अंदर हमने यहाँ पे रिएक्ट लिख दिया। चलो ये टोटल 4 एलाइज हमने यहाँ पे ली है। अब मुद्दे की बात यह है कि आप एलआई को टारगेट करिए सर। लेट ऑल एलाइज एलिमेंट, ऑल एलआई एलिमेंट नाम का एक मैंने क्या किया? वेरिएबल लिया। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ध्यान रखना, मल्टीपल रिजल्ट्स देता है। मतलब क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके आप सारे एलिमेंट को एक जगह पे इकट्ठा करके नोड लिस्ट बना सकते हो। और मैं इसके अंदर दे रहा हूं एलआई। अब पॉइंट ये है कि जो आपने एलआई दी है वो चारों एलआईज का क्या करेगा? एक कंबाइंड ग्रुप बना के नोड लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। अब जाके इसको प्रिंट करिए, आपके सामने जो आंसर आ रहा है उससे हमारी कहानी क्या होगी? क्लियर हो जाएगी। देखिए यहां जाके हम इसको प्रिंट करते हैं और जाके चेक करते हैं, एक नोड लिस्ट आ गई। नोड लिस्ट के अंदर टोटल कितनी एलाइज हैं सर? 4 एलाइज हैं। अब मैं आपसे कहूं कि पहली एलआई को टारगेट करके उसके अंदर का डेटा निकालना है या उसके अंदर का डेटा बदलना है। बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। ये लो भाई, अगर आपने यहां पे बोला ऑल एलाइज एलिमेंट 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है सर? 0 पोजीशन पे ये HTML पड़ा है, डॉट इनर HTML, तो उसके अंदर का भाई इनर HTML आ जाएगा। अब अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये आपको क्या निकाल के देगा? पहली एलआई के अंदर का इनर HTML आ गया। अगर मुझे दूसरी एलआई का निकालना है सर, दूसरी एलआई का निकालना है, तो आप इसके अंदर पास कर दीजिए 1 का यूज करके आप दूसरी एलआई का भी इनर HTML यहां से क्या करेंगे? निकाल देंगे। फिर आप यहां पे पास कर दीजिए 2 का यूज करके आप तीसरी एलआई का भी इनर HTML क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। मुझे ऐसा तरीका बताओ सर जिससे मैं इसकी वैल्यू एक एक करके निकाल लूं, ऐसे 0 1 2 3 ना पास करना पड़ेगा। यहां पे आप यूज करिए फॉर ईच का यूज करके आप एक एक एलिमेंट को कॉल बैक फंक्शन को देके उसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। फॉर ईच एक सबसे बेस्ट तरीका है जब भी कोई डेटा नोड लिस्ट में आता है और नोड लिस्ट में मल्टीपल कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स पड़े होते हैं या एलिमेंट्स आपके पास पड़े होते हैं, तो उसको आप फॉर ईच के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं।
तो पहले तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मतलब क्या है? अब ऑल जरूरी नहीं है टैग नेम पे काम करेगा भैया, आप यहां पे क्लास देके भी मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, मगर सबकी क्लास का नाम क्या होना चाहिए? सेम। मान लीजिए आपने 5 डिव बनाई और पांचों को क्लास दिया आइटम, तो डॉट आइटम जैसे ही लिखेंगे तो पांचों एलिमेंट का एक नोड लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, मुझे सारे एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना है तो क्या करें? बिल्कुल इसके ऊपर लगाइए फॉर ईच। फॉर ईच क्या है? एक, भाई मैंने आपको बताया था फॉर ईच क्या है, नोड लिस्ट के ऊपर भी काम करता है और एरे के ऊपर भी। मैंने बोला फॉर ईच लगा देते, फॉर ईच को चाहिए एक कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर आइटम्स कॉमा इंडेक्स, दो यहां पे पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे आइटम क्या है सर, भाई लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार, क्योंकि आपके नोड लिस्ट में, पहले मैं इसको यहां से कंसोल करता हूं, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। मैं कंसोल करता हूं, कितनी एलआई है? 4 एलआई है। तो ये जो आइटम है ये आपकी एलआई है। आइटम के अंदर क्या जा रही है? पहली एलआई, दूसरी एलआई, तीसरी एलआई, चौथी एलआई। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है? ये ऑल आइटम से एक एक एलआई को कॉलबैक फंक्शन के पास भेजता है और आप इसको अंदर की साइड क्या करते हैं? एक्सेस कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जाके इसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस करते ही चारों एलाइज आ जाती हैं आपके पास। चारों एलाइज आ गई सर, ठीक है। अब फिर मैं अगर यहां पे इनर एस्टिमल का यूज करूंगा तो क्या होगा सर? भाई अगर आप यहां पे इनर एस्टिमल का यूज करेंगे तो चारों एलआई का इनर एस्टिमल आपके सामने आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है? ये नोड लिस्ट है। अब आपने यहां पे कंफ्यूज मत होना, नोड लिस्ट दिख तो एरे जैसी रही है ना, बिल्कुल। इसके पहले एलिमेंट पे क्या पड़ा है? एलआई पड़ी है। ये जो एलआई है, ये एलआई कौन सी है? देखो सेलेक्ट हो रहा है, ये पहली एलआई है सर। ये एलआई कौन सी है? ये पहली एलआई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो जब लूप चलता है तो लूप क्या करता है? सबसे पहले पहली एलआई को यहां भेजता है और आइटम्स के अंदर पहली एलआई डालता है, उसका इनर एस्टिमल मिल जाता है। फिर दूसरी एलआई यहां से जाती है, यहां जाती है, यहां पे दूसरी एलआई का इनर एस्टिमल मिल जाता है। तो ये जो आइटम्स है, आइटम्स की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर ईच का यूज करके आप क्वेरी सेलेक्टर ऑल के सारे एलिमेंट का डेटा लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये भी आपके सामने पिक्चर क्या है, क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट होगा। चलिए देखिए, अब हम देखिए यहां पे बात करते हैं इवेंट्स की। पहले इवेंट्स को समझते हैं। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहां पे एक बटन बनाया। मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया? बटन बनाया। आप चाहते हैं इस बटन के अंदर क्या लिखा है? सेव लिखा है। इसके क्लिक के ऊपर आप कोई फंक्शन चलाना चाहते हैं, तो भाई ये जो क्लिक है ये एक इवेंट है। जावा स्क्रिप्ट अपने फंक्शन को इवेंट पे भी कॉल करने का काम करता है, क्योंकि हमें डोम का टास्क करके ये थोड़ी समझना है कि एचटीएमएल एलिमेंट बदलते कैसे हैं। भाई कहीं क्लिक के ऊपर काम कैसे होता है ये भी हमें समझना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हम नॉर्मल फंक्शंस को बटन के ऊपर या किसी के ऊपर कॉल कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं? कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने यहां पे एक बटन बना रखा है, बिल्कुल सर ये बटन है। एक क्या करते हैं हम, यहां पे बटन बना लेते हैं और बटन के अंदर क्या लिख लेते हैं? सो लिख लेते हैं। चलिए ओके चलो, और बटन यहां पे आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ गया सर, बटन ये रहा, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है? मैं एक यहां से इसको उड़ा देता हूं। उड़ा दिया सर मैंने यहां पे, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूं? यहां पे इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इनपुट टाइप, ये वैल्यू उड़ा देता हूं। वैल्यू में मैं यहां पे टाइप क्या कर रहा हूं? पासवर्ड कर देता हूं। अब देखो, अब प्रोग्राम क्या मैं बताता हूं। प्रोग्राम ये है, यहां पे हमने क्या किया? प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख दिया। चलो देखो, प्रोग्राम क्या है कि सामने वाला बंदा यहां पे कुछ लिखेगा तो सो की क्लिक पे सो करना है। मतलब अब आपको अपना जो भी काम करना है वो क्लिक के ऊपर करना है। तो ऐसा हो सकता है क्या सर, मैं अपने फंक्शन को बटन के ऑन क्लिक पे कॉल कर दूं? देखो सबसे पहले देखो, एक ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है। ट्रेडिशनल तरीका यह है कि मैंने एक फंक्शन बनाया यहां पे, सो हाइड पासवर्ड करके। ये मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। अब ये फंक्शन कहां कॉल करना है? इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो बटन के ऑन क्लिक के ऊपर। आप बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाएंगे, यहां कॉल कर सकते हैं सर। यहां पे कौन सा फंक्शन कॉल कर सकते हैं? सो हाइड पासवर्ड। ये फंक्शन आप यहां पे राउंड ब्रैकेट के साथ में कॉल कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि ये फंक्शन कब काम करेगा? ये ऑन क्लिक क्या है? एक इवेंट है, या आप बटन का एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ऑन क्लिक कब काम करता है? जब आप क्लिक करते हो तो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। दिखाइए सर, आप इसके अंदर अलर्ट करिए। ये है पहले एक सिंपल तरीका कि कोई नॉर्मल फंक्शन हमारे बटन के ऊपर कैसे कॉल होता है, जाके देखते हैं आगे सर। अब हम यहां पे टास्क करेंगे सर। टास्क क्या है भाई? देखो मैंने बताया कि नॉर्मल एक फंक्शन इवेंट के ऊपर कैसे कॉल होता है वो मैंने बताया। अभी हम नॉर्मल तरीका ले रहे हैं। एक और आपके पास एक स्मार्ट फंक्शन आएगा, ऐड इवेंट लिस्टनर, जो थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं। देखिए अभी करने वाले क्या है कि मैं चाहता हूं कि सामने वाले बंदे ने इसमें जो भी लिखा हो इसके क्लिक पे सो हो जाए। तो अगर आपको काम करना है तो सर काम किस में करना पड़ेगा? इस इनपुट के ऊपर। कहां गया हमारा इनपुट? ये है
इसको यहां से कट कर लेते हैं और यहां ले आते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो है इसकी आईडी जो है, मैं इसको एक आईडी दे रहा हूं, आईडी नेम की जगह मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पासवर्ड दे रहा हूं। मैं इस आईडी से इस इनपुट को टारगेट करता हूं, तो ये किसको टारगेट करेगा सर, ये पासवर्ड वाले इनपुट को टारगेट कर लेगा। नेम की जगह हम यहां पे क्या लिख देते हैं, पासवर्ड। यहां पे पासवर्ड वाले इनपुट को क्या करेगा, टारगेट कर लेगा, ठीक है सर, पासवर्ड वाले इनपुट का टारगेट कर लेगा, ठीक है। पर आपको क्या करना है, क्लिक पे इसके जो ये डॉट 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 आ रहा है इसको चेंज करना है। तो एक्चुअल में चेंज क्या करना है, एक्चुअल में आपको इसका टाइप बदलना है। भाई ये जो टाइप पासवर्ड है इसकी जगह क्या करना है, टेक्स्ट करना है। तो नॉर्मल काम करेंगे सर, इनपुट एलिमेंट पासवर्ड जो है, इनपुट एलिमेंट पासवर्ड जो है, यहां पे इनपुट एलिमेंट का क्या है, पासवर्ड है, ठीक है। इनपुट एलिमेंट जो पासवर्ड है उसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉट टाइप। अब टाइप इसका क्या है सर, अगर आप देखेंगे टाइप पासवर्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे इक्वल टू का यूज करके इसके अंदर स्टोर कर देना टेक्स्ट। मतलब एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हैं, जो इनपुट एलिमेंट का टाइप है वो क्लिक करते ही टेक्स्ट हो जाए तो वो दिखने लग जाएगा सर, देखो भाई दिखने लग जाएगा, देखिए दिखने लग गया। मगर पॉइंट मेरा ये है कि मैं चाहता हूं एक बार क्लिक करूं तो दिखे। भाई अपना प्रोग्राम इतना है कि एक बार क्लिक करूं तो ये दिखे और यहां पे 100 की जगह हाइट लिखा हुआ जाए। तो प्रोग्राम हमारा केवल इतना सा है कि जब मैं पहली बार क्लिक करूं, पहली बार इस पे क्लिक करूं तो ये इसका टाइप टेक्स्ट हो जाए, और जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूं तो इसका टाइप वापस से पासवर्ड हो जाए, ठीक है। मगर बटन के अंदर की वैल्यू भी बदलनी है। अगर मैंने यहां पे क्लिक किया और क्लिक करके इस पे देख लिया तो ये चाहता हूं ये तो दिख गया और यहां पे हाइड लिखा हुआ आ जाए। तो एक्चुअल में हमें थोड़ा लॉजिकली काम करना पड़ेगा। क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा, आपने बटन बनाया सर, बिल्कुल हमें ये चेक करना पड़ेगा, हमें बटन को भी टारगेट करना पड़ेगा। मैं बटन को भी एक क्या कर रहा हूं, आईडी दे रहा हूं बीटीएन, क्योंकि बटन के ऊपर भी काम करना है सर, बिल्कुल। यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसको यहां से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहां पे लिख लेते हैं बीटीएन। क्या लिखते हैं, बीटीएन। इनपुट एलिमेंट क्या है, बीटीएन, और आईडी क्या है, बीटीएन। एक्चुअल में आपको करना सिंपल सा है। अगर देखो भाई मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका टाइप क्या करना है, टेक्स्ट वो कर रखा है सर, मगर इसके अंदर हाइड भी लिखना है, तो क्या किया जाए, यहां पे एक सिंपल काम किया जाए। ये जो इनपुट आउट एलिमेंट बीटीएन है, यहां पे पहले चेक किया जाए इफ इनपुट एलिमेंट बीटीएन के इनर एस्टिमल के अंदर अगर 100 पड़ा है, इस कंडीशन का मतलब है कि भाई जो हमारा बटन है, अगर बटन के अंदर पहले से 100 पड़ा है तो इसका मतलब है आप दो काम करने वाले हैं। एक तो आप यहां पे इसका टाइप बदलने वाले हैं, जो ये पासवर्ड का टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा। पासवर्ड अपना टाइप चेंज करके क्या करेगा, टेक्स्ट कर लेगा, ठीक है सर। और दूसरा काम और करना है, ये जो बटन है, बटन के इनर एस्टिमल के अंदर हाइट चला जाएगा, बटन अपनी वैल्यू बदल के क्या करेगा, हाइड कर लेगा, बिल्कुल सर। मतलब आप दो काम करेंगे। अभी आप देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे, बटन का इनर एस्टिमल 100 है क्या, बिल्कुल सर, बटन के इनर एस्टिमल के अंदर क्या पड़ा है, 100 पड़ा है। अगर 100 पड़ा है तो ये क्या करेगा, इसका टाइप टेक्स्ट कर देगा, मतलब आपका ये जो टाइप है ये टेक्स्ट हो जाएगा और बटन के अंदर हाइट आ जाएगा। दिखाइए सर, देखिए मैं इस पे जाके क्लिक करता हूं, यहां पे ये आ गया और यहां पे हाइड आ गया। बट दोबारा क्लिक करूंगा तो यहां पे वापस से 100 और ये टाइप इसका पासवर्ड करना है। कुछ नहीं करना, आप एल्स लगा दीजिए। एल्स कब चलेगा, जब आप दोबारा क्लिक करेंगे। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो भाई ये जो 100 की जगह वो तो हाइड आ चुका है, तो इसका रिवर्स काम कर देना। रिवर्स काम क्या करना है, वापिस से इसका टाइप क्या करना है, पासवर्ड कर देना है। वापिस से इसका टाइप क्या होगा भाई, टाइप इसका पासवर्ड हो जाएगा, और बटन के अंदर वापस से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। बटन के अंदर वापस से क्या होगा, 100 आ जाएगा। और हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। पहली बार क्लिक किया, आपका इफ चला सर, बिल्कुल इफ चला। इफ ने बोला कि मैं टाइप क्या कर रहा हूं, टेक्स्ट कर रहा हूं पासवर्ड का, और फिर इनर एस्टिमल जो बटन का है उसकी 100 की जगह हाइड लिख रहा हूं, बिल्कुल ठीक है सर। और जब आपने दोबारा क्लिक किया, जब आपने दोबारा क्लिक किया तो इफ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बटन के इनर एस्टिमल के अंदर क्या पड़ा है, हाइड पड़ा है। अगर हाइड पड़ा है तो एल्स चलेगा। एल्स में फिर वापस से पासवर्ड का टाइप क्या होगा, पासवर्ड हो जाएगा, और इनपुट एलिमेंट बीटीएन का जो इनर एस्टिमल है वो वापस से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम यहां पे जाके क्या करते हैं, चेक करते हैं, ये हमारा काम हो चुका है। देखिए तो हमने 100 हाइड पासवर्ड का क्या किया, लॉजिक जनरेट कर दिया। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीका है कि आप अपने फंक्शन को बटन के ऊपर कैसे कॉल करेंगे। अभी मैंने एक इवेंट बताया है ऑन क्लिक, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हम धीरे धीरे सारे इवेंट्स को क्लियर करेंगे। पर आपको यहां पे एक चीज पता चल गई होगी कि हम अपना नॉर्मल फंक्शन बना के ऑन क्लिक के ऊपर कैसे कॉल करेंगे, यहां पे डाउट नहीं होगा। अब इसी का एक एडवांस तरीका है, थोड़ा एडवांस तरीके पे जाएंगे। एक फंक्शन और होता है ऐड इवेंट लिस्टनर, वो थोड़ा सा हम आगे की साइड क्या करने वाले, क्लियर करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर की। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऐड इवेंट लिस्टनर। का काम होता है आपके इवेंट को क्या करना, लिसन करना, आपके इवेंट को अटैच करना, और साथ में फंक्शन को भी फायर कर देना। अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आपने जो कोड लिखा
उस कोड में आपने यहां पे एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को आपने यहां पे बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगा के कॉल किया। मैं चाहता हूं ये कॉल ना करो। ये काम हमारा करेगा ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर का काम है कि किसके ऊपर मुझे भाई लिसन करके इवेंट लगाना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बटन को आप देखो और बटन के ऊपर आप क्या करो, इवेंट लगा दो और साथ में एक फंक्शन भी फायर कर दो। तो ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से आप अपने फंक्शन को बटन के ऊपर डायरेक्ट ही कॉल कर देंगे, आपको जाके ऑन क्लिक नहीं लगाना पड़ेगा। या किसी भी इवेंट के ऊपर आप अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। तो ऐड इवेंट लिस्टनर क्या करता है, यूज टू अटैच इवेंट्स, मतलब इवेंट्स को अपने अंदर अटैच कर देगा और साथ में क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन भी कॉल कर लेता है। भाई इवेंट भी आ जाएगा और कॉल बैक फंक्शन भी आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, की अप होता है, की डाउन होता है, की प्रेस होता है, लोड इवेंट होता है, यहां पे माउस ओवर होता है, माउस आउट होता है, इनपुट होता है। ये सारे इवेंट है। किसी भी इवेंट को अपने अंदर अटैच करके उस पे कैसे फंक्शन फायर होता है, ये ऐड इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो एक बार हम यहां पे समझते हैं कि कैसे काम करता है। मैं एक अलग फाइल बना रहा हूं, यहां पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे काम किया है इसी को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। ये तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया, मैं ऑन क्लिक को यहां से हटा रहा हूं। चलिए हटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हटा दो। और इसको हम लाइव सर्वर पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर जो भी लिखा है ये काम तो नहीं कर रहा। अब ऐड इवेंट लिस्टनर कैसे काम करता है वो बताइए सर। कमेंट कर दिया मैंने, देखिए आपका कोड कमेंट कर दिया। चलिए पहली बात तो आपको किसके ऊपर काम करना है पहले ये बताओ। देखो मुझे क्लिक करना है इसके ऊपर, ये है मेरा बटन जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। ये तो हमें पता है सर, यहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। बिल्कुल देखो यहीं क्लिक करना है। तो एक्चुअल में इसको ये भी बताना पड़ेगा कि आप टारगेट कहां करने वाले हो। मुझे यहां पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक मतलब मेरा बटन क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। तो भाई आपका ऐड इवेंट लिस्टनर बटन को सुनेगा, उसके ऊपर क्लिक लगाएगा। कैसे, मतलब आपका जो बटन है यहाँ पे, बटन वाले सेलेक्टर का जो भी आपने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, ये जो मेरा बटन है इसको हमने एक वेरिएबल में डाल रखा है, इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। अब ऐड इवेंट लिस्टनर को बताना पड़ेगा कि भैया इवेंट कौन सा लगाना है। तो पहले नंबर पे आता है इवेंट। इवेंट में हमने लिख दिया यहाँ पे क्लिक। क्लिक का मतलब है कि मैं ऑन क्लिक के ऊपर काम करूंगा। भैया इसको ऑन क्लिक नहीं देना पड़ता, क्लिक, ये क्लिक वही है जो आपने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया था। बस अब क्लिक करने की जिम्मेदारी किसकी है, ऐड इवेंट लिस्टनर की। अब ये भी तो बताना है क्लिक करके करना क्या है। तो दूसरा पैरामीटर होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। दूसरा पैरामीटर होगा आपका कॉल बैक फंक्शन। यहां पे हमने एक एरो फंक्शन लिया। अब पॉइंट ये समझो, ये जो क्लिक है ऐसे सारे इवेंट काम कर सकते हैं, डीबी क्लिक, की अप की डाउन, मगर बटन के ऊपर तो हम क्लिक ही लगाएंगे। तो पॉइंट ये है, ये बटन है जिसको मैंने यहां से क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। बिल्कुल सर, ये बटन वही है जिस पे आप पहले ऑन क्लिक जाके कर रहे थे। अब मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, यहां पे आपके बटन का नाम, ऐसा ना हो कि आप इनपुट के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दो। भाई जिसके ऊपर आपको काम करना है उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। तो मुझे काम किसके ऊपर करना है, बटन के ऊपर। मुझे बटन को सुनना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करके ये एरो फंक्शन चलेगा। अब आप चाहें तो आप अलर्ट करके देख लें। अगर आप यहां पे अलर्ट हेलो लिखेंगे तो यहां पे आपका हेलो आएगा। देखो आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये हुआ कि मुझे अपना फंक्शन बनाना नहीं पड़ा अलग से, मैंने अपने फंक्शन को यहीं पे अटैच कर दिया। दूसरा फायदा ये है कि मुझे ऑन क्लिक जाके नहीं करना पड़ रहा, वो क्लिक करने का काम भी ऐड इवेंट लिस्टनर कर रहा है। तो ऐड इवेंट लिस्टनर का फाइनली काम क्या है सर, भैया अपने इवेंट को साथ में लेना, इवेंट मतलब ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक जो भी है, और अपने फंक्शन को साथ में अटैच कर देना। इन दोनों चीजों को अटैच करके लॉजिक ये तैयार कर देता है। यहां पे जाके आपको क्लिक नहीं कराना, बाकी का लॉजिक तो आप इसके अंदर वैसे ही डाल दीजिए। ये कॉपी करिए और कॉपी करके इसके अंदर एजिटिस डाल दीजिए। एजिटिस डालने का मतलब क्या है भैया, बाकी तो लॉजिक सेम है ना, बस अपना तरीका क्या बदल गया, अपना तरीका ये बदल गया कि आपको जाके यहां पे ऑन क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये ऐड इवेंट लिस्टनर की जिम्मेदारी है कि भाई आपको क्लिक भी कराना है और साथ में ये एरो फंक्शन भी क्या करना है, फायर करना है। देखिएगा सर यहां पे लिखिएगा कुछ, ठीक है, ये लीजिए, डन है। अब देखो एक और चीज मैं बता रहा हूं, ऐड इवेंट लिस्टनर में जरूरी नहीं है कि आप एरो फंक्शन यही बनाओ। भाई ऐसा भी कर सकते हो कि आपने ये जो फंक्शन बनाया था इसको मैं कट करके ऊपर रख देता हूं एक बार। फिलहाल यहां पे मैंने क्या किया, कट करके रख दिया और इसको मैंने यहां से हटा दिया। यहां तो आपने क्या किया भैया, फंक्शन बना के काम कर दिया। अब आप चाहें तो इसको अनकमेंट कर दीजिए
और डायरेक्ट इस फंक्शन को यहां पे अटैच कर दीजिए, मगर एज ए रेफरेंस, राउंड ब्रैकेट के साथ में कॉल नहीं करना, एज ए वेरिएबल यूज कर लीजिए। तो पॉइंट ये है कि जब आप क्लिक करोगे एक्चुअल में ये इसी फंक्शन को यहां पे क्या करेगा, कॉल करेगा, फिर भी आपका काम हो जाएगा सर, बिल्कुल। देखो, मगर देखो पॉइंट ये है कि अगर इस फंक्शन का काम केवल इसी बटन में है तो डायरेक्ट आप यहीं पे डेफिनेशन लिख सकते हो, मगर बोला यही जाता है कि ऐड इवेंट लिस्टनर को चाहिए एक इवेंट की, किसके, कौन सा इवेंट है, मैंने बोला क्लिक, और भाई मेरा फंक्शन कौन सा है, सो हाइड पासवर्ड। ये सो हाइड पासवर्ड इसके क्लिक पे क्या होगा, चलेगा। देखो यहां पे आपने क्या कर रखा है, सेलेक्टर को ऐड कर रखा है। सेलेक्टर मतलब वो बटन जिस पे अपने को काम करना है। ऐड इवेंट लिस्टनर आपने लगाया, क्लिक किया और ये सो हाइड पासवर्ड को यहां पे कॉल कर दिया। तो भाई आपके ऊपर तरीका है कि आप डायरेक्ट एरो फंक्शन बनाते हैं, अलग से फंक्शन बना के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, वो आप अपने लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मगर ऐड इवेंट लिस्टनर का काम क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब जो भी पारी मैं खेलूंगा वो ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ में ही खेलूंगा, मैं डायरेक्ट जाके ऑन क्लिक नहीं करूंगा गाइज, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर को यूटिलाइज करके ही काम करेंगे। सर एक एग्जांपल बना सकते हैं क्या, बना देते हैं। देखो मैं एक index.html करके फाइल बना देता हूं। चलिए मैंने यहाँ पे HTML का लिखा और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने बटन लिया, चलो बटन के अंदर मैंने लिखा है सेव, चलिए सर ओके, और एक मैंने H1 टैग ले लिया। H1 में लिखा है मैंने वेलकम टू WS, ठीक है, और एक मैंने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ में हमने लिपसम कंटेंट लिखा जो यहाँ पे आ गया, ठीक है सर। अब देखो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। चलो मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे ये इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए, जो H1 के अंदर का कंटेंट है वो P में चला जाए, P के अंदर का कंटेंट H1 में चला जाए। ये एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एड इवेंट लिस्टनर का भी यूज करना है। मैं यहीं पे एक स्क्रिप्ट टैग का क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। लेट btn नाम का एक वेरिएबल लिया। पहले हम बटन को यहां से क्या करते हैं, टारगेट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और सेलेक्टर में मैंने बटन ले लिया। अब बटन एज ए क्या काम कर रहा है भैया, बटन एज ए टैग क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो यहां पे आपका बटन टैग क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। अब मैं यहां से लेट हेडिंग एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल बना देता हूं। भाई देखो आप लोग ये कंफ्यूज मत हो ना, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, इसके अंदर जाने वाला क्या, H1 टैग जाने वाला है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1। तो यहां पे क्या टारगेट हो जाएगा सर, H1 टारगेट हो जाएगा, मतलब H1 आ चुका है सर। यहां पे आपका H1 क्या हो चुका है, टारगेट हो चुका है, ठीक है। और फिर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पैरा एलिमेंट टारगेट कर रहा हूं। पैरा एलिमेंट का मतलब पैराग्राफ की बात कर रहा हूं। पैरा एलिमेंट नाम से हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया, इसको थोड़ा पीछे कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां पे हमने टारगेट किया पी टैग। पी टैग किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब हमें क्लिक कहां करना है, बटन पे करना है। तो ऐड इवेंट लिस्टनर कहां लगेगा, बटन के ऊपर सर। तो बटन का ये हमारा क्या है भैया, सेलेक्टर है btn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर के ऊपर हमने बोला कि हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है सर। क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक सारे सजेशन आने लग गए, और क्लिक करके एक एरो फंक्शन चलाया। अब ये जो एरो फंक्शन है चल रहा है या नहीं चल रहा, अलर्ट करके टेस्ट कर लीजिए। अलर्ट में आपने यहाँ पे हेलो लिखा, और हेलो लिखते ही मैं इसको टेस्ट करता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गो लाइव सर्वर पे मैंने इसको क्या किया, मूव किया, और यहाँ पे जाके चेक करते चल तो रहा है सर, बिल्कुल। अब करना क्या है, करना ये है कि भाई इसके अंदर का डेटा निकालना है, इसके अंदर का डेटा निकालना है। तो एक काम करो सर, हेडिंग एलिमेंट का क्या निकालना चाहते हो डेटा, बिल्कुल वेरिएबल बना दिया आपने, हेडिंग एलिमेंट डॉट इनर एस्टिमल, डन। फिर आप किसका डेटा निकालना चाहते हो सर, मैं निकालना चाहता हूं पैराग्राफ एलिमेंट का डेटा। तो पैराग्राफ एलिमेंट नाम का डेटा बनाया, पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर एस्टिमल। इसमें क्या निकलेगा सर, इसमें निकलेगा इसके अंदर का डाटा, वेलकम टू WS। इसमें क्या निकलेगा, इसमें ये जो अंदर की साइड पड़ा हुआ कंटेंट है ये निकल जाएगा। फिर क्या होने वाला है, फिर आपको कुछ नहीं बोलना है, हेडिंग एलिमेंट के इनर एस्टिमल के अंदर भाई आपको क्या भेजना है, हेडिंग एलिमेंट, सॉरी हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट क्या है सर, हेडिंग एलिमेंट मतलब हमारा H1 टैग, उसके इनर एस्टिमल के अंदर क्या भेजना है, पैराग्राफ एलिमेंट का डेटा। और वापिस से क्या बोलना है सर, वापिस से ये बोलना है कि भैया पैराग्राफ एलिमेंट के इनर एस्टिमल के अंदर, इनर एस्टिमल के अंदर हमें क्या भेजना है सर, इसके अंदर हमें हेडिंग एलिमेंट का डेटा भेजना। तो एक्चुअल में यहां क्या निकल के आया, पहले मैं कमेंट में लिख देता हूं, यहां निकल के आया ये वेलकम टू WS, ठीक है सर। ये यहां पे इसका आंसर ही है इस वेरिएबल का। इसका आंसर क्या है सर, इसका आंसर जो भी इसके बीच में पड़ा हुआ डेटा है वो इसका आंसर है सर, बिल्कुल यही आंसर है। अब हेडिंग एलिमेंट क्या है, हेडिंग एलिमेंट है H1 टैग, ठीक है। उसके इनर एस्टिमल, उसके इनर एस्टिमल का मतलब ये उड़ा देना है, उड़ा के पैराग्राफ एलिमेंट का इनर एस्टिमल डाल दो। तो एक्चुअल में ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन आपके H1 टैग के अंदर, H1 टैग इनर एस्टिमल के अंदर, इनर HTML के अंदर क्या करेगी, ये पूरा पैराग्राफ उठा के डाल देगी, ये पूरा पैराग्राफ उठा के क्या करेगी, डाल देगी, ठीक है सर। और वापस से पैराग्राफ एलिमेंट, तो ये जो P टैग है हमारा, P टैग है, P टैग के इनर एस्टिमल के अंदर, P टैग के इनर एस्टिमल के अंदर, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा इनर एस्टिमल के अंदर
क्या होने वाला है, जो भी ये डेटा पड़ा ये डेटा आपका यहां पे आ जाएगा, ये डेटा यहां आ जाएगा। देखिए सर बिल्कुल यही होगा, मैं एंटर करता हूं, देखिए स्वैप हो गया, जो पैराग्राफ का डेटा था वो H1 में चला गया और जो H1 का डेटा था वो पैराग्राफ में आ गया। वापस से करेंगे, वापस से सही हो गया। देखिए तो ये यहां पे फायदा क्या हुआ, देखो आपने कोई अलग से फंक्शन तो बनाया नहीं, डायरेक्ट कॉल बैक डाल दिया यहां पे, और क्लिक करते ही ये कॉल बैक हमारा क्या हो गया, फायर हो गया। देखो फायदा ये है कि आपको जाके ऑन क्लिक नहीं करना भाई, डायरेक्ट ऑन क्लिक उसके ऊपर ही क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे काम को और ज्यादा मॉडर्न और जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को यूटिलाइज करते हुए काम कर रहा है। तो हम यहां पे इसी को यूटिलाइज करते हुए मोस्टली इवेंट को क्या करेंगे, फायर करेंगे। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई डाउट होगा, आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। चलेगा ही, देखिए अब हम ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब स्टाइलिंग का काम कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, मान लीजिए एक बटन है, मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक पे यहां पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर जो हमने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने कुछ भी लिखा है उसका कलर मुझे बदलना है, उसका फॉन्ट साइज बदलना है, मगर क्लिक करने के बाद तो ये काम हम कैसे कर पाएंगे, ये हम प्रोसेस क्या करते देखते हैं कि आप यहां पे कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करवा पाओगे। और मैं बात कर रहा हूं यहां पे इनलाइन सीएसएस की क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे जाता हूं, ये मैंने सो हाइट पासवर्ड का लॉजिक बनाया था। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे एक बटन है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं सीएसएस स्टाइल लिख देता हूं, और इसको मैं एक आईडी दे रहा हूं, और आईडी दे रहा हूं बीटीएन स्टाइल करके, कोई भी आईडी दे सकते हैं, यूनिक होती है आईडी, ठीक है। इस आईडी को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं। देखिए लेट बीटीएन स्टाइल एलिमेंट, मतलब ये बटन हमारे सामने क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। एलिमेंट हमने यहाँ पे ये बटन क्या किया, टारगेट किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके, और हैश करके ये आईडी दे दी, ठीक है। और जाके हम इसको लाइव सर्वर पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे सर आ रहा है, ये नीचे वाला बटन है। मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक पे ये पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए, ये हमें लॉजिक यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। अब देखिए पॉइंट मेरा ये है कि मैं आपको एड इवेंट लिस्टनर बता चुका हूं, अब एड इवेंट लिस्टनर बता चुका हूं तो क्लिक यहीं पे कर लू एड इवेंट लिस्टनर के थ्रू, बिल्कुल ठीक है सर, क्लिक इवेंट हो गया, ठीक है। और यहां पे हमने एरो फंक्शन को क्या किया, फायर किया, और जाके चेक करते हैं अलर्ट हो रहा है क्या इसके बटन पे, देख लेते, देखिए हो रहा है सर, चल रहा है हमारा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि देखो कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए पहले हमें एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा, एलिमेंट हमारा टारगेट है सर। फिर डॉट स्टाइल नाम का हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट एक्सेस करना पड़ेगा, डॉट स्टाइल, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी का नाम, फिर इसके आगे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। मतलब आपको काम किसके ऊपर करना है पहले ये बताइए। आपने बोला पैराग्राफ एलिमेंट, तो पैराग्राफ एलिमेंट है यहाँ पे कहीं, टारगेट हुआ है क्या, ये सर, इसको कट करके यहाँ पे जाके टारगेट कर लीजिए। देखिए ये ले लेते हैं, ये है अपना पैराग्राफ एलिमेंट। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस पे भी काम करेगा भैया, ये तो एलिमेंट टारगेट कर रहा है। पैराग्राफ एलिमेंट आपके ऊपर डॉट स्टाइल, स्टाइल का मतलब है इनलाइन सीएसएस, डॉट स्टाइल, डॉट फॉन्ट साइज, या मैंने लिखा डॉट कलर, और कलर इक्वल टू मैंने लिखा रेड। तो एक्चुअल में क्या होगा, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ जो एलिमेंट नाम, पैराग्राफ नाम का जो टैग है उसके ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई होगा, और कलर नाम की प्रॉपर्टी इक्वल टू रेड हो जाएगा। जाके देखिएगा सर, एक बार हम जाते हैं, देखते हैं एक बार, देखिए रेड हो गया ये, देखिए। और राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखिए, यहाँ पे आपके सामने इनलाइन सीएसएस कलर रेड लग गया। अब अगर आपको फॉन्ट का साइज अप्लाई करना है तो क्या करेंगे भैया, पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है, डॉट स्टाइल आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉट फॉन्ट साइज। अगर आपकी प्रॉपर्टी में दो वर्ड है तो आपको कैमल केस में लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं देना, ये ध्यान रखना। ये जो होता है, ये फॉन्ट साइज हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, एक्चुअल में ये फॉन्ट डैश साइज क्या करेगा, पीछे बनाएगा, और इक्वल टू करके हमने लिख दिया 20 पिक्सल। क्या ये काम पैराग्राफ के ऊपर ही होगा, नहीं भाई, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और मैंने जाके इस पे क्लिक किया, इसका फॉन्ट साइज बदल गया। अब मान लीजिए मुझे इस हेडिंग टैग के ऊपर करना है, तो हेडिंग टैग का सेलेक्टर कहां है, यहाँ पे है ऊपर, ये रहा सर, इसको कट करके हम वहां पे नीचे ले जाते हैं, वैसे ऊपर से भी एक्सेस हो जाता। मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग एलिमेंट है इसका भी कलर मुझे ब्लू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग एलिमेंट आपके ऊपर स्टाइल, स्टाइल इनलाइन सीएसएस के लिए डॉट कलर, कलर हमारी प्रॉपर्टी का नाम है, इक्वल टू हमने कर दिया ब्लू। तो ये ब्लू कलर क्या करेगा, हेडिंग एलिमेंट के ऊपर सेटल कर देगा, देखिए हो गया। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस का यूज करके प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना, कि इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई होगी। अब बनाएंगे हम एक टास्क, इसका यूज करके बनाने वाले एक टास्क, हम बनाएंगे यहाँ पे एक मॉडल। मॉडल मतलब क्या है सर, हम यहाँ पे एक इंक्वायरी मॉडल बनाने वाले हैं। इंक्वायरी मॉडल हम इनलाइन सीएसएस से क्या करने वाले हैं भैया, बनाने वाले, बिल्कुल बनाने वाले इनलाइन सीएसएस का यूज करके।
HTML स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और हम बनाते हैं यहाँ पे इंक्वायरी मॉडल। मॉडल क्या होता है, पहले एक एग्जांपल बताइए। देखिए मॉडल हम इसको बोलते हैं, जैसे मैं यहां गया और मैंने यहां पे जाके इसको ओपन किया और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक मॉडल आपके सामने खुल जाएगा। इसको हम बोलते हैं मॉडल। ये एक तरह का क्या है, मॉडल है। मगर ये क्लिक करने के बाद खुल कैसे रहा है और क्रॉस करने के बाद बंद कैसे हो रहा है, ये देखने वाले हैं। देखिए देखो, जावास्क्रिप्ट डिजाइन बनाने का काम नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट क्लिक करके लॉजिकली ऊपर से कैसे लाना है, ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करवाएगा, वो भी CSS का यूज करके कि कैसे आप लॉजिकली वो प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए हम एक डिव ले लेते हैं और इसको हम क्लास दे देते हैं मॉडल डिव। देखो किसी भी डिव को भाई हमने यहाँ पे पोजीशन क्या दिया है, मैं इनलाइन CSS का, इंटरनल CSS का यूज कर ले रहा हूं। मैं इसको पोजीशन फिक्स्ड दे रहा हूं, ओके। विड्थ दे रहा हूं मैं इसका लगभग 350 पिक्सल, हाइट नहीं दे रहा हूं। एक बार मैं बॉक्स शैडो यहां पे दे देता हूं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल चारों तरफ से, 2 पिक्सल और नहीं 10 पिक्सल का ब्लर हो गया, 2 पिक्सल ऑल डायरेक्शन CCC। ओके सर, डन। अब मुद्दे और पॉइंट की बात यह है कि ये आ गया क्या? बिल्कुल सर ये आ गया। एक बार जाके हम चेक करें क्या, एक बार यहां से लाइव सर्वर में मूव करके देख लेते हैं ये आ गया क्या। ये आया होगा सर, मगर कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हाइट नहीं दी है। चलो एक काम करते हैं, हाइट भी दे देते हैं, फिर हाइट बाद में क्या करूंगा, हटा दूंगा। हाइट भी हमने दे दिया 350 पिक्सल। अब आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है, देखिए। और साथ में आपको पता है एक स्टार क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। हम उसकी मार्जिन पैडिंग को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। जो भी टैग बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग लेके आता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है कि अगर किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दिया तो उसको सेंटर कैसे कर पाएंगे। मतलब मुझे बिल्कुल विंडो के सेंटर में लेके आना है। वैसे ये विंडो के रिस्पेक्ट में ही काम करता है। जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं वो विंडो के रिस्पेक्ट में ही अपने आप को घुमाता है। अब देखो बच्चों का जवाब क्या आता है कि सर आप लेफ्ट से 50 दे दो, लेफ्ट से 50% दे दो, सॉरी 50% देने से वो आगे निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या वो अपनी विंडो के प्रॉपर सेंटर में आया? नहीं। एक्चुअल में इस लॉजिक को आप लोगों को राइटिंग पैड पे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भैया। क्योंकि देखो पोजीशन फिक्स जो होता है वो विंडो के अराउंड काम करता है। विंडो के अराउंड काम करने का मतलब क्या है सर? विंडो के अराउंड काम करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक विंडो है। इस विंडो के अराउंड, विंडो के अराउंड का मतलब ये विंडो है। इस विंडो के अराउंड अगर आपने इसको 50% दिया तो ये विंडो का 50% कंप्लीट होकर बॉक्स को यहां ले आता है। पर ये बॉक्स देखा जाए तो थोड़ा आगे की साइड निकल जाता है, मतलब ये एक्चुअल मिडिल में नहीं है। ये विंडो के 50% को कंप्लीट करने के बाद बॉक्स आगे चला गया। तो इसको भाई मिडिल में लाने के लिए जो ये बॉक्स है 350 पिक्सल इसकी विड्थ दी गई है, इस बॉक्स का 50% आपको पीछे करना पड़ेगा, तब ये मिडिल में आएगा। भाई मिडिल में लाने के लिए जो बॉक्स आगे गया है इस बॉक्स का 50% पीछे करेंगे तब ये आपको मिडिल में दिखेगा। तो एक्चुअल में करना क्या सर ये बताइए। देखिए सिंपल लॉजिक है, आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में -50%, ये क्या करेगा, ये अपनी विड्थ का 50% पीछे कर देगा और ये आपको सेंटर में नजर आ जाएगा। मतलब अब ये प्रॉपर सेंटर में है। एक्चुअल में क्या हुआ गया कि भाई जैसे ही आपने इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट दिया तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा अपनी विड्थ का 50% क्या हो गया, पीछे हो गया। -50% दिया है ना मैंने। तो एक्चुअल में हुआ ये कि ये जो था अपना भाई विंडो है, इस विंडो के हमने 50% इसको आगे भेजा तो ये यहां आ रहा था। अब मैंने बोला जितना बॉक्स का 50% एरिया है उसको पीछे कर दो, तो ये एक्चुअल में 350 पिक्सल का 50% पीछे आया, तब ये आपको मिडिल में दिखा। सेम टॉप से मिडिल में करने के लिए यही रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल सर, यहां से टॉप से 50% दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और फिर 50% देने के बाद आप यहां जाइए और यहां जाके कॉमा करके माइनस में 50% दे दीजिए। ये भाई हाइट के सेंटर में भी आ जाएगा बॉक्स, बिल्कुल सर, हाइट के सेंटर में भी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर सर कुछ बनाना था, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H2 टैग में क्या लिखिए, इंक्वायर नाउ लिख दीजिए, या इंक्वायर नाउ लिख देते हैं, आ जाएगा सर, बिल्कुल देखिए आ रहा है। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे मॉडल डिव के अंदर का H2 टैग क्या करिए, टारगेट करिए। मॉडल डिव के अंदर का क्या करेंगे, H2 टैग टारगेट करेंगे और बोलेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। बॉर्डर दे देंगे बॉटम से 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे CCC, ये लाइट ग्रे कलर का क्या करेगा, बॉर्डर ले लेगा सर, जाके देखिए आ रहा है सर, बिल्कुल। और थोड़ा सा पैडिंग टॉप और बॉटम से देके भाई इस हेडिंग को थोड़ा अंदर की साइड कर देंगे, देखिए ये लो। अब पॉइंट ये है कि फॉर्म आप बना लेना, फॉर्म बनाने का काम आपको यहाँ पे करना है। मैं फॉर्म नहीं बना रहा, फॉर्म आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं तो आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, फॉर्म का डिजाइन आप इसके अंदर कर लेना। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक क्रॉस का साइन चाहिए सर। क्रॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्पैन टैग का यूज करिए और एंड टाइम्स का यूज करिए। एंड टाइम्स क्या करता है, आपके सामने क्रॉस का सिंबल लाके दे देता है, ठीक है भाई।
इसको हम रिलेटिव दे सकते हैं, बिल्कुल। अब रिलेटिव का चाइल्ड कौन है सर? रिलेटिव का चाइल्ड है स्पैन। स्पैन को एब्सोल्यूट दे सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको स्पैन दे सकते हो। स्पैन में क्या दे सकते हो? पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट देके राइट से 0, मतलब आप इसको राइट में ढकेल सकते हो, बिल्कुल राइट में चला जाएगा। और मैं यहां से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके राइट से 10 कर देता हूं, थोड़ा राइट से अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, सामने वाले को पता चलेगा कि ये आपका क्या है? क्लिकेबल है। कर्सर पॉइंटर करके हम इसको क्या कर रहे हैं? क्लिकेबल बना रहे हैं, ये क्लिकेबल है, ठीक है सर। अब ये मॉडल तो बन गया, मगर मॉडल बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? हाइड होना चाहिए। मॉडल को बाय डिफॉल्ट हाइड करने के लिए जो टॉप से 50% मैंने दिया है, इसको मैं -1000 पिक्सल कर रहा हूं। ये क्या होगा सर? ये डिव भाई बॉडी के टॉप से -1000 पिक्सल ऊपर चली जाएगी। चली गई सर, गायब हो गई। भला आप ये मानिए कि ये जो डिव है, ये डिव मैंने इस बॉडी के माइनस में 1000 पिक्सल मतलब यहां कर दिया। ये डिव यहां पड़ी है, दिख नहीं रही है, इसलिए ऊपर की साइड पड़ी है। ओके, अब हम एक बटन बनाएंगे। बटन के क्लिक पे मुझे इसको खोलना है सर। कैसे खोलें? बटन के क्लिक पे हमें शो मॉडल करना है। शो मॉडल मतलब इस बटन के क्लिक पे मैं मॉडल को क्या करना चाहता हूं? शो करना चाहता हूं, ठीक है। मतलब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा मॉडल क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए। कुछ नहीं करना भैया, बटन को टारगेट करना है, क्योंकि बटन के ऊपर क्लिकेबल काम करेंगे आप। .btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके हमने बटन एलिमेंट को क्या किया? सेलेक्ट किया। ये है बटन सर, हमने टारगेट कर लिया। चलिए, और फिर हमें जिसको खोलना है उसको भी टारगेट कर लिया, मतलब मॉडल डिव एलिमेंट नाम से वेरिएबल लिया, और यहां बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके डॉट करके क्लास से इसको भी टारगेट कर लिया। ये किसको टारगेट कर रहा है सर? ये टारगेट कर रहा है हमारे मॉडल डिव को। और जिसके क्लिक पे बंद करना है उसको भी टारगेट कर लिया सर। किसको बंद करना है? मतलब स्पैन को। मॉडल एलिमेंट, या मैं इसको लिख रहा हूं क्लोज बीटीएन, मतलब भाई क्लोज वाले बटन को टारगेट करना है, वो मॉडल डिव के अंदर स्पैन टैग के अंदर पड़ा है। ये लीजिए, ये भी टारगेट है, ठीक है। तो सबसे पहले बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है सर, क्योंकि बटन को क्लिकेबल बनाना है। बिल्कुल ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करेंगे। और कौन सा इवेंट फायर करना है? क्लिक। इसके ऊपर काम क्या करना है? क्लिक। क्लिक के साथ में एक कॉल बैक फंक्शन, मतलब हम एरो फंक्शन ले रहे हैं। जाके अलर्ट करके देखते हैं क्या काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा होगा सर, जाके देखिए काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने ये जो बटन बनाया, ये बटन कहां है? ये रहा सर। इसके क्लिक पे ये मॉडल खोलना है, तो मॉडल वाले डिव को आपने ये टारगेट किया, मॉडल एलिमेंट डॉट स्टाइल। इनलाइन सीएसएस का यूज करके अपने को कुछ नहीं करना, और यहां बोलना है टॉप। टॉप नाम की प्रॉपर्टी यूज होगी सर स्टाइल के अंदर, टॉप। और टॉप से क्या बोलना है? यहां पे हमने बोला है कि यहां पे 50% हो जाए, मतलब टॉप से हमारा यहाँ पे क्या हो जाए? 50% हो जाए सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। एक्चुअल पॉइंट क्या है कि ये जो मैंने माइनस में 1000 रखा है, इसी को रिप्लेस करेगी ये प्रॉपर्टी, टॉप से 50%, ठीक है। मगर इसी में आपको यहाँ पे ट्रांजिशन भी क्या करना है? ऐड करना है। जब आप ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो वो मॉडल स्लो होकर ऊपर से क्या होगा? खुलेगा। देखिए, मैं ट्रांजिशन कितना दे रहा हूं? 0.5s। तो ये मॉडल आपका स्लो होकर ऊपर से खुलेगा। खुल गया सर, बिल्कुल। देखिए क्यों खुला? देखिए, एक्चुअली रीजन ये है, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करके जाके आप इसको चेक करिए। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक चीज आपको मिलेगा, यहाँ पे मॉडल वाली डिव मिलेगी। देखिए, ये रही हमारी मॉडल वाली डिव। मैं नीचे की साइड जाता हूं, ये बॉडी है सर। बॉडी के अंदर जाते हैं, और बॉडी के अंदर ये पड़ी है हमारी मॉडल वाली डिव। यहाँ पे क्या है? माइनस में 1000, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है। -1000 किससे रिप्लेस हो जाता है? टॉप से 50%। तो आपकी डिव वापिस से क्या होती है? सेंटर में आ जाती है। बिल्कुल सही है सर, अपने को यही करना था। अगर ये हटेगा वापिस ऊपर चली जाएगी भाई। अगर मैंने क्लिक करके इसको ऐड कर दिया तो ये नीचे आ जाएगी। अब इसके क्लिक पे वो माइनस में जो भाई 50% को हटा देना है, -1000 ऐड कर देना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके क्लिक के ऊपर हमें यहाँ पे एक काम करना है, इसके क्लिक के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करके क्लिक करना है, और क्लिक करके एरो फंक्शन चलाना, और बोलना है भैया एक काम करो आप यहाँ पे इसका, भाई ये खोलने का काम कर रहा है तो -1000 करके इसको बंद करने का काम कर दो। ये लो सर, डन। देखिए, तो अब आप जाके क्लिक करेंगे, खुलेगा। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। तो ये हमने एक मॉडल को इससे क्या किया? डेवलप किया, जिससे आपको पता चल जाए कि एक छोटा सा मॉडल एलिमेंट कैसे बनता है। भाई जावास्क्रिप्ट के स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट को बदलते हुए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट को बदलते हुए आप इसको कैसे बनाते हैं, ये आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की साइड, जो आगे की स्लाइड पे चलते हैं। देखिए,
अब सीएसएस को ऐड करने के लिए हमने इनलाइन सीएसएस कैसे ऐड होगा ये देखा था। अब हम ये देखते हैं कि हम कोई क्लास कैसे ऐड कर पाएंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर। देखिए, क्लास को ऐड करना, कोई भी क्लास ऐड करना, कोई भी क्लास रिमूव करना और कोई भी क्लास टॉगल करना, ये तीनों काम आप एलिमेंट पे कैसे कर पाएंगे। ऐड का मतलब है कोई क्लास ऐड करना, रिमूव का मतलब है कि कोई क्लास आपको क्या करना, हटाना है, टॉगल का मतलब है कि एक बार क्लिक किया तो ऐड करना, दोबारा क्लिक किया तो रिमूव करना। ये लॉजिक हमें यहां पे क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो ये लॉजिक हम एलिमेंट के ऊपर कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, ये चीज हम देखते हैं। देखिए, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट आपको ऑप्शन देता है कि आप क्लास ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, मगर जावास्क्रिप्ट कोई क्लास बनाएगा नहीं। आपकी कोई बनी बनाई क्लास है, उसी को ऐड करने का ऑप्शन देगा जावास्क्रिप्ट। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि जावास्क्रिप्ट के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि कोई क्लास बना दे। क्लास को ऐड करने का तरीका रन टाइम पे भाई डायनेमिक चेंजेस की हेल्प से कैसे कर पाते हैं, ये जरूर बताएगा जावास्क्रिप्ट। तो एक छोटा सा काम करते हैं, यहां बनाते हैं एक बार एक अलग से फाइल, क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब ये क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो जावास्क्रिप्ट देता है। इसी की फैसिलिटी को हम यहाँ पे क्या करने वाले, समझने वाले हैं। एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। देखिए, एलिमेंट के बाद एक क्लास लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होता है जो जावास्क्रिप्ट हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट के पास पहले से पड़ा हुआ भाई एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि आपने एक बटन बनाया, अब बटन है मान लीजिए इसके ऊपर सेव, और यहां पे आपने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब पैराग्राफ के ऊपर आप कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं, मतलब जब आप यहां पे क्लिक करो तो पैराग्राफ के ऊपर कोई क्लास ऐड हो जाए, तो सबसे पहले पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करोगे। तो मान लो कि आपने इसको एक वेरिएबल में टारगेट किया, ईएल नाम का वेरिएबल, ईएल मतलब एलिमेंट नाम का वेरिएबल, डॉट क्लास लिस्ट। अब क्लास लिस्ट क्या है, पहले से रिजर्व कीवर्ड है, मतलब भाई पी को हमने डाल दिया ईएल नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लास लिस्ट क्या है, पहले से रिजर्व है। डॉट ऐड, अब ऐड के बीच में कोई भी क्लास का नाम आप यहां पे पास करेंगे, कोई भी क्लास नेम जो आपने ऑलरेडी बना रखी है, तो वो जाके पैराग्राफ के ऊपर क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। वो जाके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो एक बार मैं करके दिखाता हूं तो आपके सामने पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। देखिएगा, यहां जाते देखिए, यहां जाके मैं आपके सामने इसको क्या करता हूं, प्रोसेस करता हूं। भाई बटन बना लेते हैं 3। देखिए, एक बटन पे हम क्लास को ऐड करना सीखने वाले हैं, एक बटन के ऊपर क्लास को रिमूव करना सीखने वाले हैं, रिमूव कैसे होता है भैया वो सीखने वाले हैं, ठीक है सर। और एक बटन के क्लिक पे भाई क्लास हमारी, एक बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं, बटन के क्लिक पे हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि क्लास टॉगल कैसे होता है, ये भी सीखने वाले हैं। तीनों चीजें हम यहाँ पे क्या करने वाले, सीखने वाले कि पहले बटन के क्लिक पे क्लास कैसे ऐड होगी। तो एक क्लास बना लेते हैं ना, ये मैंने एक एक्टिव नाम से क्लास बनाई। ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं भाई लोग, कुछ भी आप क्लास का नाम रख सकते हैं, क्लियर है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने रखा है वही रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड दे दिया रेड, बैकग्राउंड मैंने रेड दे दिया, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है सर, फॉन्ट का साइज कर दिया 25 पिक्सल, कलर कर दिया व्हाइट, ये ले लिया। चलो, अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ के अंदर लिपसम कंटेंट डाल दिया, और जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे मूव करके इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, चेक करते हैं ये बना या नहीं बना। बन गया सर, एकदम ठीक है। मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करो तो वो क्लास ऐड हो जाए, इस पे क्लिक करो तो रिमूव हो जाए। टॉगल का मतलब है एक बार क्लिक करो तो ऐड हो, दोबारा उसी बटन पे क्लिक करो तो रिमूव हो जाए। मतलब टॉगल दोनों का काम करता है। पहली बार जब आप क्लिक करोगे तो वो चेक करता है कि क्लास ऐड है तो हटाना है, नहीं है तो लगाना है, ये काम करता है टॉगल। तो हम धीरे धीरे तीनों चीजों को यहां पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि मैं इसको एक आईडी दे रहा हूं, बीटीएन ऐड, भाई कुछ भी आईडी दे सकते हैं। इसको एक आईडी दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आईडी से मैं बटन को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, बीटीएन रिमूव। और इसको भी एक आईडी दे रहा हूं सर, बीटीएन, बीटीएन। वैसे कुछ भी आईडी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूं, आप यूनिक आईडी दे देना। इसको मैं आईडी दे रहा हूं एक बार, बीटीएन टॉगल। ये भी मैंने आईडी यहाँ पे क्या कर दी, रख दी, ये मैंने आईडी यहाँ पे रख दी। चलो ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों बटन को टारगेट कर लिया जाए, तीनों बटन हम बुलाते हैं, लेट बीटीएन ऐड को टारगेट किया जाए सर। बीटीएन ऐड एलिमेंट नाम ऐसे दे रहा हूं जिससे आपके सामने क्लियर हो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे हम हैश के साथ में ये बटन टारगेट कर लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल बनाने के बाद हम यहाँ पे, अब दूसरा है अपना बीटीएन रिमूव, ठीक है सर। और यहाँ पे बीटीएन रिमूव वाली क्लास को टारगेट कर लेते हैं, और सॉरी ये दूसरा था बटन। अब ये जो तीसरा बटन है वो क्या है सर, बीटीएन टॉगल, और बीटीएन टॉगल वाली आईडी को यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। डन। अब ये तीनों बटन हमने यहाँ पे टारगेट कर लिए, मतलब पहला बटन टारगेट हुआ, दूसरा, तीसरा। अब तीनों के ऊपर हमें यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज कर लेते हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज करके हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करके हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे और बोलेंगे कि ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी तो टारगेट करना है भैया। लेट पैरा एलिमेंट नाम का हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल बनाया, क्योंकि पैराग्राफ के ऊपर आप काम करोगे।
तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करना और यहाँ पे पी टैग। अब पी टैग का मतलब ये पी टैग, अगर यहाँ पे दो पी टैग होंगे तो भी क्वेरी सेलेक्टर एक ही पी टैग को टारगेट करेगा जो टॉप से पहले नंबर पे मिलेगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर क्लास लिस्ट। देखिए क्लास लिस्ट क्या है, पहले से रिजर्व एक ऑब्जेक्ट है, मगर यहां पे आपको पिक्चर समझनी पड़ेगी। ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये क्या है, पैराग्राफ का एलिमेंट जो हमने यहां पे सेलेक्ट किया है। हमेशा जो क्लास लिस्ट होता है वो एलिमेंट के ऊपर काम करेगा। ऐसा ना हो कि कोई एरे का नाम दे दो, बोलो क्लास लिस्ट काम नहीं कर रही, नहीं। कोई भी एलिमेंट वाला ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी टैग अगर आपने टारगेट किया, यहां पे आपने ये टैग टारगेट किया तो ये टैग का नाम यहां पे लेना है जिस वेरिएबल में आपने टैग को स्टोर किया है। तो पैरा एलिमेंट मतलब ये हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट है, उसके ऊपर क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट का मतलब क्या है सर, क्लास लिस्ट पहले से रिजर्व कीवर्ड है या रिजर्व ऑब्जेक्ट है। भाई ये बताता है कि इसके ऊपर चिपक के काम करना। ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड अब इसका मेथड है, मगर ऐड हमेशा क्लास को ऐड करने का काम करेगा और हमने बोला कि हमारी ये क्लास ऐड कर देना। अब पॉइंट ये है कि सर ये क्लास आप डायरेक्ट भी तो लगा सकते हो, मगर मेरी रिक्वायरमेंट है बटन के क्लिक पे ऐड करना, कि मैं इसको बटन के क्लिक पे कैसे ऐड करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि बटन के क्लिक पे कैसे ऐड किया जाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे सेटल करेंगे। देखिए भाई बटन पे क्लिकेबल करने का काम यहां किया, पैराग्राफ को टारगेट करने का काम यहां किया, क्लास लिस्ट एक रिजर्व ऑब्जेक्ट है, ऐड फंक्शन का यूज किया और एक्टिव यहां पे ऐड कर दिया। देखिए और ये सर ऐड सेम आप कॉपी कर लीजिए और रिमूव फंक्शन का यूज करके यहां पर रिमूव कर दीजिए। जैसे सर मैंने बोला भाई बटन रिमूव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो हमारी क्लास ऐड हुई है ये यहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो रिमूव क्या करोगे, जब आप दोबारा क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगी। क्लिक किया, ऐड किया, दोबारा क्लिक किया, रिमूव हो गया। देखिए तो ऐड करने का काम कर रहा है, रिमूव करने का काम कर रहा है। टोगल दोनों काम करेगा। मतलब टोगल दोनों काम करने का मतलब है, टोगल ये चेक करता है कि एलिमेंट पे पहले से क्लास ऐड है क्या, है तो रिमूव कर देना, नहीं है तो लगा देना। तो टोगल यहां पे क्या करता है, दोनों काम प्रोसेस करता है। तो बीटीएन टोगल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट लिस्ट में लगा के हमने बोला टोगल करना है। तो टोगल की खासियत क्या है सर, टोगल की खासियत यह है भाई कि अगर आपने यहां से ऐड किया और यहां क्लिक किया तो ये रिमूव करेगा, दोबारा क्लिक करोगे ऐड कर देगा। ये देखो तो टोगल एक ही बटन पे दोनों प्रोसेस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए पैराग्राफ है, ठीक है, क्लिक किया ऐड हो गया क्लास एक्टिव, दोबारा क्लिक किया रिमूव हो गया, यहां से ऐड किया, यहां से रिमूव किया, यहां से क्लिक किया ऐड हुआ, यहां से क्लिक किया रिमूव हुआ। एक्चुअल में क्लास लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज करके किसी भी एलिमेंट पे क्लास ऐड करना, रिमूव करना या टोगल करना, ये प्रोसेस आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये भी पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दी, क्लियर कर दी, जिससे आप समझ पाओ कि एक क्लास किसी एलिमेंट पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे ऐड होती है, रिमूव कैसे होती है और टोगल कैसे होती है। चलेगा, ये देखिए अब हम इसका यूज करके एक एग्जाम्पल को यहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे प्रोसेस करेगा उसको देखते हैं। हम यहां पे बनाने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू डॉट एचटीएमएल करके हमने बनाया, क्योंकि डोम इंपॉर्टेंट है तो मुझे थोड़े एग्जांपल्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया भैया, इनलाइन सीएसएस का यूज कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे हेडर नाम का एक टैग ले लिया, चलिए हेडर टैग ले लिया और साथ में हमने यहाँ पे स्टार लगा के मार्जिन 0 पैडिंग 0 ये प्रोसेस कर दिया। ये आपको पता है ये एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है सर। पैडिंग 0 पिक्सल कर दिया, फॉन्ट फैमिली दे दी सैंस सेरिफ, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ आ जाएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आ जाएगा जो बॉर्डर और पैडिंग को अंदर से इंक्लूड कर देगा। इतना ही ले लो फिलहाल आप। देखो अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके मान लीजिए कि मुझे ये ऐसा मेन्यू बनाना है, ये मान लो ये कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि हेडर है, हेडर के अंदर हम फिगर टैग का यूज करते हैं और फिगर टैग के अंदर हम यहाँ पे आईएमजी टैग के अंदर लोगो को लगा देते हैं। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ, ये रहा सर, इसके अंदर लोगो क्या करते हैं, पास कर देते हैं, लोगो आ जाएगा, जाके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको लाइव सर्वर पे मूव करते हैं। लाइव सर्वर पे जैसे ही मूव करेंगे यहाँ पे लोगो बहुत बड़ा आ जाएगा। सर छोटा कैसे किया जाए मैं बताता हूँ। यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम विड्थ दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 100 पिक्सल, ये लोगो छोटा हो जाएगा, छोटा दिखेगा। 100 भी बड़ा है क्या, मैंने जूम कर रखा है बिल्कुल सर, 175% पे कर रखा है, ऐसे कर लो, ठीक है। हेडर टैग को डायरेक्ट टारगेट किया जाए और डायरेक्ट टारगेट करके इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स दिया जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स का काम क्या होता है भैया, फ्लेक्स क्या करता है, अंदर वाले आइटम को अलाइन कर देगा, एक लाइन में लेके आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे बॉक्स शैडो दे देंगे, बॉटम से 0 पिक्सल, 2 पिक्सल बॉटम से, 10 पिक्सल का ब्लर, ऑल डायरेक्शन 0, CCC लाइट ग्रे कलर। ये आ गया हमारा शैडो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नेव नाम का टैग ले लिया, ठीक है। अब नेव नाम के टैग के अंदर हमने बनाया मेन्यू बनाएंगे हम ULLI का यूज करके। ULLI के अंदर हमने यहाँ पे डाला होम पेज, एंकर टैग का यूज किया और AH रेफरेंस के अंदर हमने यहाँ पे डाला होम पेज है, ठीक है।
और ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भी लिया, यहाँ भी पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया, और ऐसे हमने यहाँ पे बना लीजिए, मान लीजिए 4 आइटम, ये अबाउट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आपका कोर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका गैलरी आ जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में एक और ले लेते हैं, कॉन्टेक्टस, ये भी आ जाएगा। तो एक्चुअली डिस्प्ले फ्लेक्स ने क्या किया होगा वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होगा सर। एक्चुअली में डिस्प्ले फ्लेक्स ने फिगर और नेव को एक लाइन में कर दिया होगा, हो रहा है सर। मगर अब बात हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की। इससे क्या हुआ सर, इससे भाई एक बंदा लेफ्ट और एक बंदा राइट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सर हेडर के अंदर पड़ा है नेव, चलो एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जो भी अंडरलाइन लेके आता है बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन क्या होगी, हट जाएगी। और एक और प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल नन, तो भाई जो भी डिस्क आते हैं वो भी हट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम टारगेट करते हैं हेडर के अंदर नेव नाम का टैग। नेव किसकी बात हो रही है सर, नेव इसकी बात हो रही है। उसके बाद यूएल, यूएल किसकी बात हो रही है, यूएल इसकी बात हो रही है। और इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स। ये जाके फ्लेक्सिबल किसको करेगा ये बताइए सर, ये जाके फ्लेक्सिबल करेगा इन एलाइज को एक लाइन में कर देगा, कर दिया सर। फिर आपको पता है एक ना गैप नाम की प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स के अंदर। गैप क्या करता है, चाइल्ड के बीच में गैप डाल देता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 30 पिक्सल, तो यहाँ पे 30 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, यूएल को थोड़ा सा मार्जिन देते लेफ्ट से, भैया करना है कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मतलब थोड़ा सा, चलो एक काम करते हैं, पेरेंट को ही बोलते हैं, पेरेंट आप थोड़ा सा ना पैडिंग ले लो 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 50, तो ये अपने कंटेंट को थोड़ा अंदर कर देगा। बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे अंदर आ गया। और पेरेंट आप एक और काम करो, अलाइन आइटम सेंटर ले लो, इससे हाइट के अलाइन पे आपका चाइल्ड क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, ओके डन। फिर आप एक और काम करो, हेडर यूएल एलआई, हेडर के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके लाइन इसकी अरेंज कर देते हैं। और एलआई के अंदर ए टैग है, कलर मैं कर रहा हूं ब्लैक, तो इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा फॉन्ट का वेट कर रहा हूं बोल्ड, बोल्ड हो जाएगा सर, फॉन्ट वेट भी क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है डन। चलो, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये क्या करेगा भैया, उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करके कैपिटल लेटर में सेट कर देगा, हो गया। अब मैं चाहता हूं राइट क्लिक करके जब मैं इसको मोबाइल पे खोलूं तो यहां पे आए 3 लाइन का आइकन, वो आएगा कैसे मैं बताऊंगा, चलो। मगर मुद्दे की बात यह है कि आप चाहते क्या हो सर, मैं ये चाहता हूं ये जो नेव है, नेव मोबाइल में ना दिखे, नहीं दिखेगा, क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। देखो इसके लिए हमें मीडिया क्वेरी भी लगानी पड़ेगी। भाई मीडिया क्वेरी क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया क्वेरी काम करेगी मोबाइल की स्क्रीन में। मीडिया, ठीक है, लगाने का एक सिंपल तरीका, ओनली स्क्रीन लिख दीजिए एक बार और बताइए कि मीडिया क्वेरी किस में काम करेगी। मिन विड्थ 200 पिक्सल, और यहां पे हमने लिखा एंड करके मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ हमने यहां पे कितना लिखा, मैक्स विड्थ लिखा है 575 पिक्सल, या 575 पिक्सल ही ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फॉर्मेट मीडिया ओनली स्क्रीन, एंड यहां लिखना है एंड, ठीक है, एंड मिसिंग है ये। और यहां पे आपको मीडिया क्वेरी का क्या करना है, सिंटेक्स को क्या करना है, फायर करना है। अब मुद्दा ये है सर, सिंटेक्स फायर क्या करना है ये बताइए। देखो एक्चुअली आपको थोड़ा सा यहां पे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा टास्क बड़ा उठा लिया। जावास्क्रिप्ट का काम केवल लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना होगा, मतलब मेन्यू को खोलने का काम जावास्क्रिप्ट कराएगा। पॉइंट ये है कि मैंने जो ये कॉन्सेप्ट उठाया इसमें सीएसएस का काम ज्यादा है। अब मुद्दा ये है कि राइट क्लिक करके पहले मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, तो एक छोटा सा काम करिए सर, मोबाइल पे आपको क्या करना है, नेव के साथ में खेलना है। तो नेव को ले जाके मोबाइल के अंदर पोजीशन फिक्स कर दीजिए। अच्छा, फिक्स अपनी जगह छोड़ देगा, जगह छोड़ दिया सर। और फिर आप एक और काम करो, नेव के अंदर का यूएल, उसको क्या करो आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो वो अपने चाइल्ड को क्या करेगा, नीचे नीचे ले आएगा, ऐसे ले आएगा, ठीक है। फिर आप इसको टॉप से 0 कर दो सर, ओके, ये आ जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा बैकग्राउंड दो कि ये क्या एरिया लेके आ रहा है, बैकग्राउंड दे दो आप कुछ भी, सीसीसी लाइट ग्रे देख लो, ऐसा आ रहा है सर। क्या मैं इसका विड्थ 100% दे सकता हूं, बिल्कुल दे दो, ये लो 100% में ऐसा आ जाएगा। क्या आप इसको लेफ्ट से 0 कर सकते हो, बिल्कुल चिपक जाएगा सर, ये लो बिल्कुल ठीक है, डन। क्या मैं इसको 80% कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा। क्या थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, थोड़ा अंदर की साइड क्या होगा, गैप बना के आ जाएगा, देखिए। अब क्या मैं इसकी हाइट 100 VH दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकते हो। 100 VH का मतलब है पूरे स्क्रीन की हाइट को टच करके आएगा, बिल्कुल सर ऐसा आएगा, बट डेस्कटॉप पे ऐसा ही आएगा, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मीडिया क्वेरी के अंदर किए हैं। देखिए अब ये मैंने बनाया है भाई, ये मैंने ऐसा बनाया है, ये मेरा सीएसएस का बनाने का लॉजिक है कि मैंने बोला जो ये नेव है ये अपने आप को पोजीशन फिक्स कर ले मोबाइल की डिवाइस में, कर लिया इसने, पोजीशन फिक्स जगह छोड़ देती है। और फिर मैंने यूएल को बोला कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, आपका डेटा नीचे नीचे आएगा, एलआई क्या होंगी, एक के नीचे एक आ जाएगी, ये भी मैंने किया है। बिल्कुल सही है सर, आपने जो सोचा है एकदम करेक्ट सोचा है, आपने जो सोचा है वो एकदम करेक्ट सोचा है। अब अपने को
3 लाइन का आइकन चाहिए। वैसे देखो 3 लाइन का आइकन यहां पे चाहिए, वो कैसे आएगा वो बताइए सर। देखो 3 लाइन का आइकन आपको चाहिए यहां पे, वो 3 लाइन का आइकन आएगा कैसे वो बताओ सर। 3 लाइन का आइकन आप कैसे लेके आओगे? देखो आइकन को लाने के लिए हमें फॉन्ट ऑसम को यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? फॉन्ट ऑसम का सीडीएन ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये फॉन्ट ऑसम का सीडीएन है भाई, इसका तो 7 वर्जन भी आ गया, ठीक है भैया। ये लो, यहां जाते हैं और यहां जाके हम लिंक टैग का यूज करके इसको यहां से अटैच कर देते हैं। बिल्कुल सर, डन। और फिर हम यहाँ पे 3 लाइन का टोगल आइकन ले आते हैं। एक आता है टोगल आइकन या मेन्यू बार आइकन, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। यहां जाना और यहां जाके आइकन्स में सर्च करना है मेन्यू बार। मेन्यू सर्च कर लो केवल, देखो ये मिल गया बार्स आइकन बार, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक करके कहां लगाया पता है आपको? यहां लगा दिया। चलो ये मैंने फिगर के जस्ट बाद यहां लगा दिया। अब पॉइंट ये है कि ये तो डेस्कटॉप में भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखो डेस्कटॉप में भी दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अब 3 चाइल्ड हो गए, एक फिगर हो गया, एक आई हो गया और एक नेव हो गया, तीनों पे फ्लैक्स लग गया। मैं चाहता हूं ये जो आइकन है ये मोबाइल में दिखे भाई, केवल मोबाइल में दिखे। तो हम यहां पे एम आइकन नाम से एक क्लास बनाते हैं। ओके, एम आइकन को क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर कर देते हैं डिस्प्ले नन। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो यहां पे दिखना बंद हो जाएगा? बिल्कुल, यहां डिस्प्ले नन है। और फिर आप इसको मीडिया क्वेरी में डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले ब्लॉक का काम क्या होता है? शो करना। तो डेस्कटॉप में दिखना बंद और मोबाइल में दिखना स्टार्ट। मोबाइल में दिखना स्टार्ट सर। सर मोबाइल में ये यहां पे क्यों आया? क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो है इन दोनों के बीच में काम कर रही है। यहां तो फिक्स लगा दिया आपने, तो फिक्स तो अपने अंडर काम करता है, बोलता है मैं विंडो के पास चला गया। तो भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसको लेफ्ट और इसको राइट में रख रहा है, यही चाहिए था। और एक और काम करते हैं, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर का मतलब ये क्लिकेबल दिखेगा ऐसे। अब कुछ नहीं करना, जो आपने मेन्यू बनाया ना ये नेव, नेव को बोलो भैया लेफ्ट से माइनस में, लेफ्ट से माइनस में 100% रहो। ओके सर, मतलब लेफ्ट से 0 हट जाएगा, बिल्कुल माइनस में 100% मतलब दिखना बंद। बस आपको इसके क्लिक पे उसको शो करना है। तो अब मैं यहां पे एक क्लास बनाता हूं, शो मेन्यू। शो मेन्यू नाम से बना दो। ओके सर, बिल्कुल बना दिया आपने, ठीक है। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट से 0 कर देना है। बट पॉइंट ये है कि आपको यहां पे नॉट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप सूडो सेलेक्टर से कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो सूडो सेलेक्टर अपने आप को ओवरराइट नहीं करने देता, क्योंकि मैं ये क्लास उठा के यहां पे पास करूंगा। यहां पे देखो, अगर ये क्लास यहां ऐड होगी तो आपका मेन्यू आ जाएगा। देखो आ गया होगा सर। इंपॉर्टेंट हटा देंगे तो नहीं आएगा क्या? वैसे इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंपॉर्टेंट हटा देंगे तो भी आपका मेन्यू आ जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर इन द केस ये प्रॉपर्टी हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है और नहीं ओवरराइट हो रही है तो ये उसको ओवरराइट करने का काम करेगा। इसको हटा देंगे तो आपका मेन्यू गायब, ठीक है। इसको लगा देंगे, आपका मेन्यू आ जाएगा। आ गया सर, ठीक है। और यहां पे हम दे देंगे ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपका भाई जो भी चीज होगी वो स्लाइड होके आएगी। बिल्कुल सर। अब देखो, अब बनाने के लिए भैया ये जो क्लास है ये क्लास हमने बना तो दी, मगर इस क्लास को यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी ऐड करना है, ये तो काम जावास्क्रिप्ट से करना है। तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, लेट करके हम यहाँ पे टारगेट करेंगे भाई एम आइकन को। एम आइकन वो है जिसपे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके इसको टारगेट किया और टारगेट करके यहाँ पे लिख दिया एम आइकन, ठीक है। और फिर हमने टारगेट किया नेव एलिमेंट को, जिसको खोलना है भैया। नेव एलिमेंट को क्या किया? टारगेट किया, जिसको खोलना है, क्योंकि आप भाई इसके क्लिक पे ये चीज खोलोगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया आपने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया और यूज करके नेव टैग को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब एम आइकन के ऊपर आपने लगाया ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा क्लिक, हमें क्लिक करना है सर। और यहां हमने लिया एरो फंक्शन। क्या लिया? एरो फंक्शन, ठीक है। और हमने यहाँ पे अलर्ट का यूज किया, जाके चेक किया चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं करना, नेव एलिमेंट को टारगेट करना है। और नेव एलिमेंट को टारगेट करके करना क्या ये बताइए सर? करना कुछ नहीं है, नेव एलिमेंट को टारगेट करना और टारगेट करके बोलना है क्लास लिस्ट का यूज करेंगे और आपके ऊपर एक क्लास को ऐड कर देंगे जो मेन्यू को खुलवाने का काम करेगा। वो क्लास कौन सी है सर? ये शो मेन्यू। जब शो मेन्यू जाके नेव के ऊपर अप्लाई होगी, नेव एलिमेंट के ऊपर, तो वो खुल जाएगा सर। जाके देखिएगा, खुल गया देखो। अब जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास हट जाएगी एक बार। एक रुकिएगा, ऐड नहीं, टोगल करना है भाई। टोगल, टोगल का मतलब क्या है? एक बार क्लिक करोगे तो ऐड होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो रिमूव होगा। देखो टोगल, क्लिक क्लिक किया ऐड हुआ, दोबारा क्लिक किया रिमूव हुआ। देखो तो बन गया अपना रिस्पॉन्सिव मेन्यू। बन गया अपना रिस्पॉन्सिव मेन्यू सर, बिल्कुल बन गया। यहाँ पे आपको इसमें कोई चैलेंज और कोई डाउट नहीं आया होगा। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे कोई चैलेंज आपके सामने नहीं आया होगा। बस देखो यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन लेके आना है। तो मैं यहाँ पे एक रुको, क्लोज का आइकन ले लेता हूँ, क्लोज।
ये लेना है, प्रो 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 नहीं चाहिए, चाहिए एक्स मार्क। देखो एक्चुअल में क्या करना है, ये एक्स मार्क ऐड करना है। तो एक्चुअल में मैं आपको तरीका बताऊं, कुछ नहीं करना। देखो ये जो हमारा एम आइकन है, एम आइकन कहां ऐड हो रहा है सर, इसी के ऊपर। एम आइकन आपके ऊपर मैं एक क्लास लिस्ट का यूज कर रहा हूं और टोगल कर रहा हूं। टोगल क्या कर रहा हूं, टोगल मैं कर रहा हूं भैया, ये मैं बोल रहा हूं एक काम करना, जब मैं क्लिक करूं तो ये क्लास यहां से उड़ा देना। उड़ा देंगे सर, मगर इसी के ऊपर एक क्लास भाई वापस से टोगल कर देना। वो टोगल क्या है, एफ ए एक्स मार्क, ये कर देना। मतलब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब क्या है आपके सामने मैं क्लियर करता हूं, जिससे आप इसको समझ पाओ भैया, आप इसको क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। एक मिनट रुकना। चलो देखो एफ ए एक्स मार्क की है ना, बस की है, डाल दो। लो देखो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इस क्लास को रिमूव कर देगा, क्योंकि टोगल क्या करता है, चेक करता है ऐड है तो रिमूव कर देना, तो इसको रिमूव कर देगा और इसको वहां पे लगा देगा, तो क्रॉस आ जाएगा सर। देखो बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्यों आया, देखो मैं बताता हूँ, रीजन देखना। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे क्रॉस आ गया। क्रॉस क्यों आया, क्योंकि देखो ये क्लास यहां से रिमूव हो गई और ये ऐड हो गई, और जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वापिस से देखो बार वाली क्लास आ जाएगी और ये वाली क्लास यहां से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये भी काम हमने यहां पे क्या किया, प्रोसेस कर लिया। देखो ये भी काम हमने यहां पे क्या किया, प्रोसेस कर लिया। तो आपको एक एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि ऐड क्लास कैसे काम कर रहा है, रिमूव कैसे कर रहा है, टोगल कैसे कर रहा है। चलिए अब देखिए, अब हम करेंगे कुछ टास्क एक एक करके। टोटल 3 टास्क रखे हैं अपने को। पहला टास्क करना है लाइव कैरेक्टर काउंट करना है। लाइव कैरेक्टर काउंट में क्या है कि एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया रहेगा भाई। टेक्स्ट एरिया में जो भी आप लिखते हो, एक तो वो नीचे एक डिव के अंदर हमारे सामने क्या होगा, शो हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लेंथ भी बताना है कि आपने इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर लिखे हैं, उसकी लेंथ भी आप यहाँ पे बताओगे कि आपने यहाँ पे 50 कैरेक्टर का लेंथ यहाँ पे क्या कर रखा है, लिख रखा है। ये भी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो इसके ऊपर इवेंट बदलेगा। चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टास्क 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टास्क 1.html करके यहाँ पे फाइल को बनाया। ठीक है, HTML स्टार्ट किया, क्लोज किया, मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिव बना दिया हमने यहाँ पे। चलिए ठीक है, और डिव के अंदर हमने यहाँ पे एक क्लास दिया मेन, और यहां जाके हम बोलते हैं कि स्टाइल, आप एक काम करो, डॉट मेन, विड्थ ले लेना 1000 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो देके सेंटर हो जाना। ठीक है सर, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि स्टार लगा के मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर देंगे आप, बिल्कुल आप कर दीजिए। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ये आप प्रोसेस कर दीजिए। फॉन्ट फैमिली ले लीजिए, सैंस सेरिफ, ये भी प्रोसेस कर लीजिए। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये भी प्रोसेस कर लीजिए। ठीक है चलिए। अब इसके अंदर आएगा आपका टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो मैंने मेन के अंदर टारगेट किया टेक्स्ट एरिया को, और टेक्स्ट एरिया में जाके विड्थ दिया 100%। ओके, और मैंने यहाँ पे हाइट दी 200 पिक्सल, और जाके हम इसको चेक करते हैं लाइव सर्वर पे इसका आंसर कैसा आ रहा है। ये आ गया सर, आ ही गया होगा ये, बिल्कुल आ गया। और थोड़ी सी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, तो आप जो भी लिखोगे इसके अंदर, मैं चाहता हूं वो लाइव कैरेक्टर काउंट, वेलकम टू डब्ल्यूएस आपने लिखा, तो वो जो भी वेलकम टू डब्ल्यूएस लिखा है वो नीचे एक डिव में आना चाहिए। तो मैं एक डिव बना लेता हूं जिसमें मैं आपका रिस्पॉन्स क्या करूंगा, दिखाऊंगा। तो ये मेरी एक, भाई इसको एक आईडी दे रहा हूं, इसको मैं आईडी जो दे रहा हूं वो आईडी है रिस्पॉन्स डिव। मैंने इसको एक आईडी दे दी रिस्पॉन्स डिव। ठीक है, ये लीजिए रिस्पॉन्स डिव। साथ में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, S2 टैग के अंदर यहाँ पे टोटल लेंथ भी दिखा रहे हैं कि लेंथ कितनी बन रही है। तो यहाँ पे लेंथ को भी हम यहाँ पे क्या करने वाले, दिखाने वाले हैं। ठीक है सर, और वो हम स्पैन टैग के अंदर दिखा देंगे। स्पैन टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट अभी लेंथ 0 है, तो ये 0 बदल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बात यह है कि टेक्स्ट एरिया के ऊपर लिखते हुए आपको काम करना है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप पहले टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को टारगेट कर लो। लेट टेक्स्ट एरिया एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके किसको टारगेट किया, टेक्स्ट एरिया को सर, बिल्कुल ठीक है। और फिर S2 के अंदर लेंथ दिखाना है, S2 के स्पैन को भी टारगेट करो लेंथ। मैं यहाँ पे लेंथ एलिमेंट को भी टारगेट कर लेता हूं, एलियन, और एलिमेंट नाम से मैंने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल ले लिया और बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने बोला कि हमें S2 टैग के अंदर स्पैन टैग में अपना भैया लेंथ क्या करना, दिखाना है। ठीक है सर, और यहां पे हमें अपना डेटा क्या करना है, स्टोर भी करना है। तो ये भी इसको भी टारगेट कर लीजिए सर, लेट रिस्पॉन्स डिव एलिमेंट। इसमें क्या करना है, आपको अपना डेटा स्टोर करके दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और हमने यहाँ पे हैश के साथ में इसको टारगेट कर लिया। चलिए अब तीनों एलिमेंट हमने टारगेट कर लिए। टेक्स्ट एरिया टारगेट हो गया यहाँ पे भाई, स्पैन टैग टारगेट हो गया इसके अंदर, और जो आपकी डिव थी वो टारगेट हो गई यहाँ पे। अब आपने इसके ऊपर लगाया एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर लगेगा सर, मगर इसमें लिसनर बदल जाएगा। इस समय जो लिसनर है वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे की अप करना है। की अप जो होता है वो एक इवेंट ही होता है जो लिखते हुए चलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर का एरो फंक्शन
भाई क्लिक तो करूंगा नहीं ना, टेक्स्ट एरिया पे तो लिखते हुए काम करना है। तो मैं ये कह रहा हूं जब भी आप लिखेंगे, जैसे आपने यहां पे लिखा, ये चल जाएगा, देखो लिखा चल गया, ओके किया, फिर लिखा फिर चल गया, तो हर लेटर के काउंट पे ये चलता है। मतलब जितनी बार आपका लेटर चलेगा उतनी बार ये चलेगा। जितनी बार लेटर की करके, की लिख के अप करोगे उतनी बार ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो की अप तब लगाते हैं जब आपको कुछ लिखते हुए कोई काम करना है। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कभी भी आपको इवेंट फायर करना है तो की अप लगेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, मुझे पहले तो एक, भाई मुझे ना इसकी वैल्यू निकालनी है टेक्स्ट एरिया की, वो निकल जाएगी सर, कोई दिक्कत थोड़ी है। मगर आपको डालनी किसके है, अंदर है रिस्पॉन्स डिव एलिमेंट के इनर एचटीएमएल के अंदर। जो भी मैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट में लिख रहा हूं उसकी वैल्यू को मुझे इसके अंदर स्टोर करना है। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा है वैल्यू वो इसके अंदर डालनी है। बिल्कुल, जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा तो डब्ल्यू डालना है, यहाँ पे ई लिखा है ई एल सी ओ एम ई, बिल्कुल ठीक है, डाल देंगे सर। तो मतलब आपने ये क्या किया, ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट मतलब टेक्स्ट एरिया में मैंने जो भी लिखा उसको बार बार आपने डिव के अंदर स्टोर किया। बिल्कुल, अगर आपने एक कैरेक्टर लिखा तो एक स्टोर होगा, दो लिखा तो दो स्टोर होंगे, चार लिखा तो चार स्टोर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। अब लेंथ के लिए क्या करने वाले, लेन एलिमेंट में जाएंगे और बोलेंगे भैया आपके इनर एचटीएमएल के अंदर जो भी मैंने लिखा है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के वैल्यू में जो भी लिखा है उसकी लेंथ स्टोर हो जाए। लेंथ, लेंथ कीवर्ड होता है क्योंकि आपने जो लिखा है वो एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग की लेंथ डॉट लेंथ से निकल जाती है और लेंथ हमेशा नंबर में देता है। जैसे देखिए डब्ल्यू लिखा, एक लेंथ आ गया ई एल सी ओ एम ई 2WS, बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइव कैरेक्टर काउंट हमने यहाँ पे क्या किया, बनाया कि कैसे प्रोसेस कर रहा है। देखिए कुछ नहीं किया, मैं आपको समझा देता हूं। हमने टेक्स्ट एरिया को टारगेट किया, टारगेट करके एक वेरिएबल में डाल दिया। फिर मैंने लेन एलिमेंट मतलब स्पेन टैग को टारगेट किया, यहां डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, एक डिव बनाई रिस्पॉन्स डिव, उसको टारगेट किया, डाल दिया। टेक्स्ट एरिया के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के की अप इवेंट का यूज किया। की अप का मतलब है लिखते लिखते काम करना। तो जब भी आप लिखते हो ये इवेंट चल जाता है और अंदर का काम हो जाता है। तो वो चेक करता है टेक्स्ट एरिया में अभी आपने लिखा क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये उठा के डिव के अंदर डाल दो, तो डिव के अंदर नीचे स्टोर हो गया। और जो आपने लिखा है उसकी लेंथ को उठाओ, लेंथ को उठा के स्पेन टैग में डाल दो, स्पेन टैग इनर एचटीएमएल में डाल दो, हो गया सर अपना काम। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमने लाइव कैरेक्टर काउंट को, काउंटर को क्या क्या बनाया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, रियल टाइम रैंडम कलर। चलेगा, देखिए अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक बैकग्राउंड कलर चेंजर बनाना है। बैकग्राउंड कलर चेंजर का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे अपने सामने एक बटन होगा और इस बटन के क्लिक पे, जैसे एक बटन है, इसके क्लिक पे आप एक डिव या बॉडी ले लो। बॉडी टैग का बैकग्राउंड बार बार क्या करना है, आपको चेंज करना है। मतलब जब भी आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने बॉडी का कलर हर बार क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये काम हमें रैंडम कलर जनरेटर बनाना है या कलर चेंजर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। देखिए अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं task2। मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रखा, task2.html करके मैंने फाइल बनाई। HTML टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज किया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर गए और यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बनाया। चलो मैंने बटन कहां बनाया, बॉडी के अंदर, ठीक है, ये बटन टैग हो गया। बटन के अंदर कलर चेंजर करके मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया एक बार, ठीक है। अब ये बटन के क्लिक पे अपने को कलर चेंजर क्या करना है, बनाना है एक बार, ठीक है। और जाके हम इसको लाइव सर्वर पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसा आंसर आ रहा है। देखिए ये है, इसके क्लिक पे आप अपने बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हो तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले टारगेट करेंगे बॉडी टैग, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके हमने टारगेट किया बॉडी नाम का टैग, ठीक है। हमने किसको टारगेट किया, बॉडी टैग को टारगेट किया। ये स्क्रिप्ट टैग मैंने 2 बार लिख दिया, हटा देते हैं। ये किसको टारगेट कर रहा है, बॉडी टैग को टारगेट कर रहा है। फिर हम टारगेट करेंगे यहाँ पे बीटीएन मतलब बटन को। मैं यहाँ पे एक बीटीएन नाम का क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके यहाँ पे हमने टारगेट किया बटन। मैंने यहाँ पे बटन टैग को क्या किया, टारगेट कर लिया, ठीक है। और बीटीएन के ऐड इवेंट लिस्टनर के ऊपर, बीटीएन के ऊपर मैं ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लिक, कि बटन के क्लिक पे हमें यहाँ पे लॉजिकल क्या करना है, टास्क करना है। एक बार चेक करते हैं बटन का क्लिक काम कर रहा है क्या, एक बार जाके देख लेते हैं। देखिए तो देखते हैं तो हमारा बटन क्या हो रहा है, काम कर रहा है। अब बॉडी के ऊपर आपको रैंडम कलर बनाने हैं। देखो पहले आप ना यहाँ पे ये समझिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप इसके ऊपर स्टाइल, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी होती है RGB, केवल बी ले लो आप। होता क्या है, इन तीनों के अंदर आप कोई नंबर दे सकते हो। जैसे मैंने अगर यहां दिया 255, यहां दिया 50 और यहां दिया 90, तो तीनों को मिला के एक कलर बन जाएगा। और अगर मैं इसके नंबर बदल दूं तो कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा सर, बिल्कुल। इनके नंबर बदल दूं तो कलर वापस से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो
ये 3 नंबर अपने को क्या करने हैं, रैंडम जनरेट करके बनाने पड़ेंगे, और मैं आरजीबी का यूज करके कलर चेंज करूंगा। बोले एक्चुअली जो काम मैंने यहां पे इनलाइन सीएसएस का यूज करके किया है, मैं यहां पे जावास्क्रिप्ट का एक लॉजिक लगाता हूं। मैं बोलता हूं बॉडी, आपके ऊपर इनलाइन सीएसएस का हम यूज कर रहे हैं, स्टाइल का यूज कर रहे हैं, और स्टाइल का यूज करके हम यहां पे बैकग्राउंड देना चाहते हैं, बैकग्राउंड दे देंगे सर। और बैकग्राउंड के अंदर बैकटिक का यूज करेंगे। बैकटिक का मतलब है कि भाई मैं यहाँ पे 8 GB का यूज करूंगा, और बैकटिक में फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे 3 वेरिएबल पास कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रेड का रैंडम कोड जनरेट करूंगा। रेड कोड जनरेट करेंगे एक बार, ठीक है। मैंने माना कि रेड का कोड क्या है, 88, और ये वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, डॉलर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको यूज किया कॉमा करके। ऐसे ही आप 3 वेरिएबल ले लो, एक रेड का कोड हो गया, एक हो जाएगा ग्रीन का कोड हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन में हमने यहाँ पे क्या लिखा, 55, चलिए, और इसको भी कॉमा करके यहाँ पे क्या किया, यूज किया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ग्रीन कोड को भी क्या किया, यूज कर लिया। और फिर हमने तीसरा आरजीबी, बी मतलब ब्लू कोड, मैंने यहाँ पे ब्लू का भी क्या किया, कोड ले लिया। अब इन तीनों कोड को मैं रैंडम यहाँ पे क्या करूंगा, जनरेट करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे जनरेट करना। और ब्लू का कोड भी हमने यहाँ पे कॉमा करके क्या किया, टेम्पलेट लिटरल्स में पास कर दिया। अब देखिए, अब जाके इस पे क्लिक करेंगे, कोई ना कोई कलर तो आपके सामने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीनों के कोड के हिसाब से, जो ये 3 कोड यहाँ पे लगे हुए हैं, देखो सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, 3 कोड जो आपने बॉडी के अंदर लगाए थे, तीनों को कोड के हिसाब से, देखो ये कोड है आपके। एक मिनट, थोड़ा सा हम यहां जाते हैं, बॉडी टैग को क्लिक करो, देखो ये देखिए 88, 55, और एक और दिया था मैंने, क्या दिया था यहाँ पे, 55। तो ये तीनों कोड क्या हो रहे हैं, आरजीबी के अंदर काम कर रहे हैं। अब बस आपको एक लॉजिक यहाँ पे क्या करना है, जनरेट करना है। वो लॉजिक क्या है, ये तीनों नंबर हर बार रैंडम आने चाहिए। आरजीबी जो होता है, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, आर ना 0 से लेके 255 तक की वैल्यू ले सकता है। अब ये वैल्यू, जैसे मान लो पहली बार मैंने यहां पे दिया 100, तो कलर बदल जाएगा सर, जाके देखिए थोड़ा कलर बदल गया। तो आपको यहां पे एक रैंडम नंबर जनरेट करना। तो यहां पे एक लाइब्रेरी है मैथ। मैथ प्री डिफाइंड क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक इनबिल्ड ऑब्जेक्ट या लाइब्रेरी बोल सकते हैं। उसके पास एक फंक्शन है रैंडम। ये आपको हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का नंबर जनरेट करके देता है। 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी पॉइंट में नंबर दे देगा, जैसे 0.8 दे देगा, 0.99 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मगर ये जो नंबर देगा, ये आपको 0 से लेके 1 के बीच का देगा। ओके, इसके साथ में हमने इंटू कर दिया 255। मान लीजिए कि इसने एक नंबर दिया 0.5। अब 0.5 को अगर आप 255 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग मान लीजिए यहां पे अपना आ जाएगा, एक बार एक एग्जांपल के लिए 100, मान लो 26, एक आंसर ले लेते, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट की वैल्यू को क्या करना, उड़ाना है भाई। अगर रैंडम में 0.5 लेना, अगर रैंडम की जगह 0.8 आ गया, तो 8 के साथ में इंटू होके कोई नंबर बनेगा, मगर वो नंबर कभी भी 255 से बड़ा नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि कभी भी ये आपको 0 से लेके 1 के बीच का ही नंबर देगा, मैथ डॉट रैंडम। इसके साथ में इंटू 255 क्यों किया, क्योंकि भाई जो कलर का कोड मैक्सिमम नंबर ले सकता है वो 255 ले सकता है। तो अगर गलती से भी इसने 1 दिया, तो 1 इंटू 255, भाई 255 भी बनेगा। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये फिक्स है कि आपको 0 से 1 के बीच का कोई नंबर देगा, और ये इंटू करके कोई नंबर जनरेट करके क्या करेगा भाई, एक इंटीजर प्लस फ्लोट वैल्यू, दोनों मतलब फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे डॉट के बाद वाली वैल्यू को उड़ाना है। जैसे मान लीजिए ये एक तरह की क्या है, फ्लोट वैल्यू, मैं चाहता हूं 126 ही दे दो आप मुझे। कैसे करेंगे, देखो मैथ की एक और लाइब्रेरी होती है, मतलब उसका फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर आपके नंबर को पीछे की साइड ढकेल देता है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए इसने 126.5 दिया, तो ये इसको 126 कर देगा। मतलब फ्लोर का कहना है कि अगर आपका नंबर मान लीजिए 95.5 आया, तो मैं 95 कर दूंगा। फ्लोर आपके नंबर को 95 को क्या करेगा भैया, 95.5 को 95 कर देगा। एक और एग्जांपल, अगर सील होता तो क्या करता सर, देखो अगर सील होता तो सील 126.5 को या 126.5 को 127 कर देता। तो भाई हमारा फ्लोर से भी काम चल जाएगा और सील से भी काम चल जाएगा। वैसे हम फ्लोर लगाते हैं, हमें पीछे वाले नंबर की तरफ क्या करना, जाना है, तो मैंने यहां पे फ्लोर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही कहानी आप उठाओ और यहां पे डाल दो,
इसका भी एक रैंडम कोड जनरेट हो जाएगा और इसका भी एक रैंडम कोड। ठीक है सर, अब जाके आप यहां पे क्लिक करिए, हर बार आपके सामने एक रैंडम कलर जनरेट होगा। देखो यहाँ पे 134 आया, यहाँ पे 28 आया, यहाँ पे 86 आया। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका क्या 86 है। तो हर बार मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये कुछ नंबर आया होगा, अब इससे 134 बना होगा, इससे क्या बना होगा, इससे बना है 28 बना है। तो हर बार ये आपको रैंडम नंबर देगा, हर बार। देखो ये लो, हर बार आप लोगों के सामने क्या होगा, रैंडम कलर एक बार जनरेट होता रहेगा। ऐसे ही हमें रैंडम कलर जनरेटर यहां पे क्या करना था, बनाना था। अब इसमें आपको यहां पे बस इतना मैं बता देता हूं, मैथ, भाई मैथ एक पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मैथ का फंक्शन होता है रैंडम। मैथ डॉट रैंडम का यूज करेंगे तो ये आपको 0 से लेके 1 के बीच की एक रैंडम वैल्यू निकाल के देगा। 0 से लेके 1 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू निकाल के दे देगा सर। और मैथ डॉट एक होता है फ्लोर। फ्लोर का काम क्या होता है, अगर इन द केस आपने 25.5 दिया या 25.2 दिया तो ये क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को उड़ा देता है, उड़ा के आपके सामने आंसर 25 कर देगा। मतलब फ्लोट वैल्यू उड़ा के इंटीजर ही दे देगा। एक होता है सील। सील का काम क्या होता है, मैथ डॉट सील, ठीक है। सील का काम है भैया कि अगर 25.2 है तो इसको 26 कर दो, ये आगे वाले नंबर में फॉरवर्ड कर देगा। तो ये 3 फंक्शन मैंने बताया कि मैथ डॉट वन रैंडम क्या करता है, 0 से बीच का कोई भी रैंडम नंबर कर देगा। एक बार कंसोल करके दिखाइए एक बार सर इसको। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करके आपके सामने कंसोल करके दिखाता हूं कि क्या ये प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लो, क्या ये प्रोसेस यहाँ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, जाके देख लेते हैं। देखिए, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके कंसोल करते हैं। देखिए रैंडम नंबर आ रहा है, रिफ्रेश करिए, हर बार अलग आ रहा है। इंटू 255 आपने किया होगा तो कुछ तो बना होगा। देखो बना होगा, बिल्कुल सर। देखो, सॉरी 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 सॉरी, कंसोल के बाहर नहीं, कंसोल के अंदर करो। हाँ ये लो, बना होगा सर। ये देखो 152 बना है, 63 बना है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर इसके ऊपर फ्लोर लग गया तो क्या पॉइंट के बाद वाली वैल्यू गायब हो गई होगी। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई होगी, गायब हो गई होगी। यही हुआ होगा कहानी। देखो ये, अब यही कहानी बार बार क्या हो रही है, और इसी लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करते हुए हमने रैंडम कलर जनरेटर यहाँ पे क्या क्या बनाया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें क्या करना है, डार्क और लाइट मोड की क्या करनी है, एक थीम बनानी है। डार्क और लाइट मोड की थीम का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, टास्क 3 करना है। टास्क 3 क्या है, एक बार आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे देखिए। हमने यहाँ पे एचटीएमएल टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया। मेरे पास एक H1 टैग है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू WS, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। और एक P टैग है, और P टैग में हमने कुछ पैराग्राफ लिखा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लो, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैप करके राइट क्लिक करके या यहां से लाइव सर्वर पे क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। देखिए मैंने इसको लाइव सर्वर पे क्या किया, मूव कर दिया। और 2 बटन ले लेते हैं। एक बटन को आप पोजीशन फिक्स देके राइट साइड में कर सकते हो। बटन पहला होगा सर डार्क, ठीक है, और दूसरा बटन होगा लाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 बटन ले लिए। दूसरा बटन क्या होगा, लाइट। अब कुछ नहीं करना, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो पूरा बैकग्राउंड डार्क हो जाना चाहिए और इन टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। ये 2 काम करने हैं। मतलब अगर मैं इसको आईडी दे रहा हूं, एक इसको आईडी क्या दे रहा हूं, मैं डार्क ही दे देता हूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लो, तो मैंने बोला एक काम करता हूं, इसको टारगेट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाते हैं और बोलते हैं लेट। मैंने यहाँ पे डार्क बीटीएन करके एक वेरिएबल बनाया, डार्क बीटीएन, और इसको टारगेट किया और बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और मैंने यहाँ पे हैश डार्क को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर टारगेट करके ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करना है सर, बिल्कुल कर लेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर का यूज कर लेते हैं, चलिए, ओके। और ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करके हमने बोला कि हमें इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है, बिल्कुल क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा एक एरो फंक्शन आएगा, मतलब कॉल बैक फंक्शन आएगा। बॉडी को ही टारगेट करते हैं हम। देखो बॉडी को ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो भी बॉडी हमारा क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। देखो, मगर ये बॉडी के ऊपर काम करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का मतलब है डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी को टारगेट करना है। केवल इतना भी लिखेंगे तो भी आपका बॉडी टैग टारगेट हो जाएगा, या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में बॉडी को पास करिए तो भी बॉडी टारगेट हो जाएगा। ये बॉडी को टारगेट करने का एक और तरीका है, ठीक है। अब हमने बोला हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्टाइल का यूज करना है। स्टाइल का यूज करके डॉट बैकग्राउंड का यूज करना है। बैकग्राउंड का यूज करके इसको क्या करना है भैया, अपने को करना है ब्लैक, ओके। और साथ में जो कलर है, कलर को क्या करना है, व्हाइट, ठीक है। मतलब हमारा कलर क्या हो जाएगा, कलर व्हाइट हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट बैकग्राउंड तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, और टेक्स्ट हमारा क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट हम यहाँ पे स्मॉल में कर देते हैं। चलिए जाके चेक करते, हो गया क्या, देखिए हो गया सर। सेम इसका उल्टा ये लाइट में कर देना है, तो मैं इसको एक लाइट नाम से ही आईडी दे देता हूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बटन को क्या किया, टारगेट किया। बटन कौन सा टारगेट किया सर, लाइट, ओके। और यहाँ पे मैंने लाइट बीटीएन ले लिया, डन। अब मैंने इसी को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे बोला कि मैं
भाई लाइट बीटीएन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर का यूज कर देता हूं, इसको व्हाइट कर देता हूं और भाई आपके टेक्स्ट को क्या कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। आप लोग क्लास बना के भी काम कर सकते हैं। मैं तो आपको बस एक तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे लॉजिक्स को लगा सकते हैं। ये क्लिक किया, ये डार्क है, इस पे क्लिक किया, ये लाइट है। देखिए यही डार्क लाइट थीम का प्रोसेस हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया है। कई वेबसाइट पे आप देखते हैं राइट साइड में क्या होता है, आ जाता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका कलर चेंज हो जाता है। तो अभी तक हमने डोम के इन लॉजिक्स को यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया। एड इवेंट लिस्नर आपको पता चल गया होगा कैसे प्रोसेस करता है, ये आपके सामने कहानी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।